और यहाँ पर कोई विशेष व्याख्यान आज नहीं रखा गया है। सामान्य रूप से हम आपस में चर्चा करेंगे, जो इसमें त्रुटियां हैं उनका निवारण कैसे हो, जो बेहतर तरीके से चल रहा है वो और किस तरह से सुव्यवस्थित रूप से चले, और इसमें क्या क्या परिष्कार हो सकता है, इन सभी विषय वस्तुओं को लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। सबसे पहले पारंपरिक रूप से मंगलाचरण होना चाहिए, और इसी दृष्टि से मैं सीता कुमारी से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंगलाचरण प्रस्तुत करें, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु देवी भगवती निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः, निःशेषजाड्यापः। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही यह निवेदन किया कि पत्रिका जिस स्वरूप में 2010 से आज तक निरंतर अपने गति से चलती रही है, साथ साथ विश्व स्तर पर जो जो परिवर्तन होते आ रहे हैं उनको भी आत्मसात करती रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 3 महीने पर इसका प्रकाशन होता है, और जुलाई के अंत में इसका प्रकाशन प्रस्तावित है। अभी इस संदर्भ में प्रारंभ से किस तरह से पत्रिका को प्रारंभ किया गया और अभी तक पहुंची है, इस पर सबसे पहले परिचर्चा करते हैं। एक सामान्य 4-5 मिनट में डॉक्टर राम सेवक झा से निवेदन है कि वो, चूंकि ये 2010 से साक्षात संबंधित रहे हैं पत्रिका से, तो ये पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पत्रिका में कितने लेख आए हैं, कितने व्यक्तियों ने योगदान दिया है, आदि इन विषयों पर मैं सामान्य चर्चा प्रस्तुत करूंगा। और इसके साथ साथ किस तरह शोध मानकों के आधार पर किस तरह लेख का संचयन हो, इस संदर्भ में भी कुछ हम चर्चाएं देखेंगे यहाँ पर। साथ साथ जो यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं, ये आज यहाँ पर आप सब अपना मंतव्य रखेंगे। कहीं पर पत्रिका में न्यूनता रही है या पत्रिका जिस गति से चल रही है उसमें क्या और परिष्कार हो सकता है, इन संदर्भ में आप प्रश्न कर सकते हैं और आज आप सुझाव दे सकते हैं। इसलिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है आज, और इसीलिए मैंने ये केवल मात्र सदस्य जो विशेष सदस्य हैं उन तक ही सीमित नहीं रखा, ये ओपन टू ऑल किया गया था इसी कारण से। तो सबसे पहले राम सेवक झा। सभा सरस्वत्यै नमः। इस आभाषिक संगोष्ठी में उपस्थित सभी वरेण्य को प्रणाम। अधिकांश इसमें हमारे गुरुवर जुड़े हुए हैं, जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। कुछ अनुज, कुछ सहकर्मी सभी आज इस आभाषिक गोष्ठी में उपस्थित है। सभी का अभिनंदन वंदन। जाह्नवी स्वतः अपने आप में पवित्र करने वाला नाम। कितना भी कष्ट हो, कितना भी किया हुआ पाप हो,
केवल नाम स्मरण मात्र से ही जिनसे मुक्ति मिल जाती है। तो नामकरण का यही प्रभाव होता है जो हमें साक्षात इस पत्रिका में देखने को मिला। जिस समय इस पत्रिका का नामकरण हुआ तो बहुत सारे विद्वानों का लिखित और मौखिक वक्तव्य ये भी आया, जो आपने इस तरह का नाम चयन किया है, निश्चित रूप से यह अविरल धारा बहती रहेगी। उस समय तो शायद विश्वास नहीं हुआ, परंतु 20 जनवरी 2010, जिस समय बहुत कम लोग इंटरनेट यूज करते थे, एंड्रॉयड मोबाइल की संख्या बहुत कम संख्या में थी, उस समय में आप सभी विद्वत जनों के सहयोग से, आशीर्वाद से, भगवान वेंकटेश्वर के चरण तल में विराजमान तिरुपति विद्यापीठ से तत्कालीन कुलपति श्रद्धेय प्रोफेसर हरे कृष्ण सतपति महोदय के द्वारा 20 जनवरी 2010 को इस जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल का प्रथम अंक का लोकार्पण किया गया था। वहां के जो सेमुसी पत्रिका है उसमें भी विस्तार से विश्वविद्यालय पक्ष से प्रकाशित किया गया। जो ई जर्नल, लोग जानते नहीं थे ई जर्नल क्या होता है। प्रिंट मीडिया में तो पत्रिका देखते रहे, वर्षों तक ये रहा, हम लोगों से अपेक्षा करती रही कि भाई मेरा आर्टिकल तो पब्लिश हो रहा है, प्रिंट आप कब देंगे, प्रिंट वर्जन हमें कब देंगे। 2 साल 4 साल हमें ये बात समझाने में लगी उस समय, जो मेरा ये ई वर्जन है, जो प्रिंट आप देख रहे हैं उसका एक अलग उद्देश्य है, और जो ये जाह्नवी फर्स्ट संस्कृत ई जर्नल है, जिनका है जो वेब के माध्यम से ही प्रकाशन किया जाएगा, इनका प्रिंट वर्जन आपको उपलब्ध नहीं होगा। शुरू में बहुत सारी कठिनाइयां हुई, परंतु यदि नामकरण उचित हो और किसी महापुरुष के कर कमल से और किसी पावन तीर्थ से कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो निश्चित रूप से कार्य फलवती होती है। ये हमें अभी दृष्टिगोचर हो रहा है। 46 अंक तक निर्विघ्न समाप्ति ही इस पत्रिका का सफलता का द्योतक है। न केवल देश में, लगभग 4 से 5 देशों में, अंतरराष्ट्रीय देशों में इस पत्रिका का विमोचन किया गया है। त्रैमासिक पत्रिका, इस बीच में कोविड कारण से या किसी कार्य व्यस्तता से त्रैमासिक से 10-20 दिन आगे पीछे हो जा रहा है, नहीं तो गत 40 अंक तक त्रैमासिक है तो निर्धारित समय में ही प्रकाशन होना था और समारोह पूर्वक होगा। लाल बहादुर विद्यापीठ में बसंत पंचमी के दिन, याद है, जो समारोह पूर्वक ये सरस्वती पूजन के बाद कंप्यूटर कक्ष में इस पत्रिका का 5म अंक का लोकार्पण किया गया था। मतलब प्रत्येक अंक किसी वरिष्ठ कुलपति अथवा शिक्षाविद के कर कमलों से किसी तीर्थ भूमि में ही किया गया है। यहाँ मेरा उद्देश्य बताने का ये है कि नामकरण और कर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र से आज पत्रिका फलवती हो रही है। सभी शिक्षाविदों ने जिस तरह से सहयोग दिए और दे रहे हैं, 2010 ये जो अभी कोविड का टाइम आया है तो एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट और आभासी की संख्या में आशातीत उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। परंतु जिस समय हम लोग 10 में शुरुआत किए, उस समय सबसे ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न जो हुई, खासकर हमें जो फोन के एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, फोन पर लोगों को निवेदन करना, मेरे पत्रिका का ये अंक का प्रकाशन इस डेट में होगा, आप शोध पत्र भेजें, शोध पत्र का प्रारूप ये रहेगा। उस समय इतने तकनीकी, खास करके मैं संस्कृत क्षेत्र में बोल रहा हूँ, तकनीकी दक्ष नहीं होने के कारण, आज तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं संस्कृत के अध्यापक, संस्कृत के छात्र जर्नल वाले से कहीं कम नहीं है, उनके समकक्ष आ गए हैं। परंतु उस समय 2010 के समय में यदि मैं उन्हें आर्टिकल के लिए निवेदन करता था तो जो शोधार्थी रहते थे वो कहते थे आप अपना ईमेल नंबर दे दीजिए, हम आपके ईमेल पर भेज देते थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जब आप जाह्नवी के मेल आईडी पर भेजिए, वो नहीं भेज पाते थे।
आप अपने ईमेल आईडी से भेजिए, नहीं भेज पाते थे। उस तरह के तकनीकी की समस्या थी। लोग साइबर कैफे में जा जा के आर्टिकल भेजते थे। फॉन्ट की समस्या सबसे ज्यादा सताने लगी, जिनको जहां जिस परिस्थिति में हुई। परंतु सारे विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों ने आप सभी विद्वत जनों के सहयोग से इस सभी 46 अंकों का निर्विघ्न रूप से प्रकाशन किया। मैं नाम एक दो लोगों का नहीं ले पाऊंगा, केवल दर्जनों लोग ऐसे हैं जो जुड़े भी हुए हैं। अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर जाह्नवी पत्रिका के लिए रिव्यू के लिए यदि प्रकाशक महोदय के द्वारा यदि भेजा जाता था, तो अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर उनके अधीन जो पत्र भेजा जाता, गहनता से रिव्यू करते थे, कमेंट लिखते थे और भेजते थे। ये मैं उस समय की चर्चा कर रहा हूं जिस समय तकनीकी दक्ष नहीं थे सभी लोग। आज तो सभी लोग दक्ष हो गए हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है। तो यही सहयोग हम लोगों को बना रहे, और जिससे हम लोग निश्चित रूप से तब तो अर्धशतक में हम लोग पहुंचने वाले हैं। और यदि ईश्वर की कृपा हुए तो एक अर्धशतक में पत्रिका का स्वरूप भी भिन्न रूप से होगा, और कुछ अलग भी चिंतन सोच रखे हैं। जो 50वां वर्ष 50वां अंक जब जाह्नवी का हो, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, किस स्तर पर इनका प्रकाशन किया जाए, ये विभिन्न बातें पर चर्चा के लिए इस तरह की गोष्ठी आयोजित की गई है। जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल पत्रिका के मुख्य संपादक प्रोफेसर विद्यावाचस्पति सदानंद झा जी, जो संप्रति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आदर्श महाविद्यालय लगमा में प्राचार्य के पद पर आसीन है। महोदय के असीम अनुकंपा से ही यह पत्रिका निर्विघ्नतया संपन्न हो रही है। मैं बताता हूं एक संक्षिप्त अनुभव। महोदय गांव में निवास करते हैं, और गांव में तो इंटरनेट की बात जाने दीजिए, वहां फैक्स की सुविधा थी 2010, 11, 12 तक। परंतु मुख्य संपादक महोदय, प्रकाशक महोदय जो इस जाह्नवी पत्रिका के हैं, डॉक्टर विपिन झा जी, प्रिंट वर्जन जितने शोध पत्र चयनित हुए हैं, सभी शोध पत्र को बाय पोस्ट संपादक, मुख्य संपादक के पास भेजना, और मुख्य संपादक महोदय अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर प्रिंट वर्जन में रिव्यू करना और पुनः पोस्ट करके भेजना। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी समय से संपादकीय, चाहे जितना दूरी सफर करना पड़े, फैक्स के माध्यम से समय से मुख्य संपादकीय जो वक्तव्य है वो भेजना वस्तुतः अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। तकनीकी दक्ष नहीं होने के बावजूद भी यह पत्रिका उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसमें शोध आलेख किस तरह से आए, उसमें सुधार किस प्रकार का हो, सतत मार्गदर्शन देते रहे हैं हमारे मुख्य संपादक महोदय। प्रणाम करता हो, इसी तरह आशीर्वाद बना रहे हम लोगों के ऊपर, जिससे हम लोग निश्चित रूप से अर्धशतक तो पूरा करेंगे ही, और नित्य नूतनता को प्राप्त करते हुए हम लोग यथाशीघ्र इसी टीम और इसमें वृद्धि करते हुए हम लोग शतक तक अवश्य पहुंचेंगे, जो एक लक्ष्य निर्धारण किए हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं प्रकाशक महोदय को, जो अभी तक जो जाह्नवी के जितने अंक है, मुख्य आर्टिकल जो पब्लिश्ड हुए हैं या जो इंडेक्स है, उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दे और ओपन डिस्कस इस पर हम लोग करें। जो अभी तक जो वेबसाइट है, एक तो थोड़ी बहुत कमियां हम लोगों में भी रह जाती है, जो फेसबुक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चक्कर में हम लोग ना अपने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक कर पाते हैं और ना जिनसे जुड़े हैं वहां का वेबसाइट चेक कर पाते हैं। ये मेरी कमियां, मैं अपना कमियां बता रहा हूँ, अन्य लोगों को मैं विशेष नहीं कहूंगा, क्योंकि यदि कोई नोटिफिकेशन भी है तो मैं व्हाट्सएप पर ही इंतजार करता हूं जो नोटिफिकेशन मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए, परंतु उनका जो वेबसाइट है उनको हम लोग कम विजिट करते हैं। तो एक सभी सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन ये रहेगा, जो जाह्नवी का जो वेबसाइट है, यदि हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है जो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा है, परंतु ये तो मेरी दृष्टि से है। आप पाठक के दृष्टि से भी उनको व्यू किया जाए, जो कहां कहां खामियां है। यदि मैं इसमें जुड़ा हूं
खामियां नहीं निकालूं, ऐसा नहीं है, आप खामियां निकालें, इसमें ये कॉलम और ऐड हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, इस कॉलम को डिलीट कर दिया जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये जो आप सिस्टम भेजे हैं पेपर रिसीव करने का, ये बहुत कठिन है, इसको यदि कुछ सरल कर दिया जाए तो और आसान होगा और शोध पत्र आएगा। इस तरह की जो समस्याएं हैं, जब तक हम अपने वेबसाइट को विजिट नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अस्तु तर्हि प्रणमामि। बहुत बहुत धन्यवाद राम सेवक जी को। आज एक बहुत ही अच्छा है कि इस पत्रिका में से संदर्भित जितने भी मूल आधार पुरुष रहे हैं वो लगभग सभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो रहे हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और या कह सकते हैं जो स्थालीय पुलाकन न्याय से, जो कि हर क्षेत्र के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ संपादक महोदय उपस्थित हैं। इसके साथ साथ समीक्षकों में अनन्यतम प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित महोदय हैं, वो उपस्थित हैं। यहाँ पर डॉक्टर जयप्रकाश नारायण महोदय जी उपस्थित हैं। इस तरह मैं सभी का नाम यहाँ पर न लेकर के मैं साक्षात सामान्य जो आंकड़ा है, जो कि अभी 2010 से लेकर के आज तक किस तरह से क्या प्रकाशन हुआ है, कितने लेख आए हैं, इन सब की चर्चा में, यद्यपि समीक्षक महोदय जो है उनके लिए समय पहले ही दिया गया था, लेकिन चर्चा हो जाने के बाद अगर वो उनकी होगी तो और बेहतर तरीके से ये हो पाएगी। तो अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ इसमें मुख्य रूप से जो आगे यहाँ पर कार्यक्रम रूप से होगा चर्चा सत्र, जिसमें कि 2-3 व्यक्ति अपना मंतव्य और मार्गदर्शन प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। यह जो शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत जो सारस्वत निकेतनम बार बार आप देखते हैं, वो सारस्वत निकेतनम एक अध्ययनशाला के रूप में हमारे गुरुजनों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और वही शाला जो है वह आगे चल करके एक समूह के रूप में, संस्कृत समूह रूप में कार्य की सरणी में हम देखते हैं। और 2000 से 2005 तक, चूंकि मैं उसमें इलाहाबाद में था, तो वहीं पर ये गतिविधि हुई और स्थान रहा था वहां पर केसर भवन पन्नालाल रोड पर है, वहां पर कार्यक्रम कुछ हुआ करते थे साप्ताहिक रूप से, मुख्यतम रूप से। इसके बाद 2007 और 8 के मध्य में, 2007 में प्रारंभ हुआ, 2008 तक ये व्यवस्थित हो पाया, जो कि sanskritam.ning.com। और अगर डिजिटल आज काम करने के लिए आगे प्रेरित किया तो यह sanskritam.ning.com जो एक मैंने सोशल साइट पर डेवलप किया था, वही सबसे महत्वपूर्ण रहा और यही हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भी रहा, क्योंकि ये एक इस तरह का हमने डेवलप किया था जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आप संस्कृत जगत के जो भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उसमें तो बहुत कम थे, इस कारण से सहज रूप से हो गया था, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या अन्य जो भी सामग्री है वो सभी उपलब्ध हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जैसे आप फेसबुक आदि में देखते हैं, आप जो सदस्यों के साथ जुड़ करके परिकल्पना की गई थी, कालांतर में आकर के उसका डिमांड अधिक हो गया, उसका जो मासिक शुल्क था वो बहुत ज्यादा हो गया, तो वह फिर उसको हमें ड्रॉप करना पड़ा। इसके बाद फिर इसकी चर्चा समय में जो मीडिया है वहां भी इसकी रही, और इसके बाद यह वर्तमान में भी कार्य कर रहा है, लेकिन एक सीमित रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर sanskritam.ning.com पर जाकर के आप अभी भी देख सकते हैं, वह अभी भी कार्यरत है, लेकिन हम उसको अपग्रेड नहीं कर सके। जो सारस्वत निकेतनम का उद्देश्य रहा है ये आप सभी सुपरिचित है, क्योंकि संस्कृत जगत में जो भी ज्ञान राशि है वह सहज रूप से एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सके, सहजतया, बिना किसी शुल्क के। और इसी के लिए मैं निरंतर कार्यरत रहा हूं। और इसके साथ साथ द्वितीय बिंदु जो है वह संस्कृत जगत में जितने भी शोध हो रहे हैं, कल्पित हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, उनको तकनीक और शास्त्र इन दोनों के सीमा में हम देखें और
समाज के लिए वह उपयोगी जिस तरह हो सके उसके लिए हम कार्य करें। यह रहा है दूसरा। इसके बाद जो भी पहले से उपलब्ध है उसको हम अंतर्जाल पर उपस्थापित कर सकें, और संस्कृत शास्त्र निधि जो है वह जिस तरह अक्षुण्ण रह सके, यह मुख्य उद्देश्य के रूप में रहा है। इसके साथ साथ जब पत्रिका की जो बात आ रही है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो रहे हैं उनको हम नहीं भूल सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में है कोटा जी, ये सिविल इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन संस्कृत के बहुत ही मर्मज्ञ रहे हैं, और अब तो संस्कृत में उनको दक्षता के साथ आप देखते हैं, आप सिविल इंजीनियर के रूप में कम देखेंगे, संस्कृतज्ञ के रूप में विशेष देखते हैं। तो इनके साथ IIT बॉम्बे में हमारी चर्चा हुई और एक प्रस्ताव रखा गया जो कि इस तरह का ई-जर्नल कहीं नहीं है, तो हमने वो चुनौती सहज रूप से स्वीकार किया और 6 माह का समय हमने लिया, क्योंकि ये जुलाई में चर्चा हुई थी और दिसंबर तक आते आते दिसंबर 2009 में हमने प्रयास किया जो कि एक वेबसाइट तैयार हो जाए। और उस समय में सबसे बड़ी समस्या ये थी जो कि किस तरह से लेख लाया जाए, और उसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये थी जो संस्कृतज्ञ जो थे वो पहले ही स्पष्ट रूप से कहते थे कि उस डब्बे में कौन देखेगा। और जो भी हो, कालांतर में आप लोग देख ही रहे हैं जो डब्बे में किस तरह से चल रहा है, सब कुछ तो डब्बा में ही चल रहा है। तो इसके बाद आगे चल करके यह अलग अलग गतिविधियों में भी हम इसको देखते हैं, इस पत्रिका को। यह इसके बाद हम देखते हैं जो कि अभी तक जो 46 अंक हुए हैं वो कहाँ कहाँ और किनके द्वारा लोकार्पित हुए हैं, ये यहाँ पर सूची दी गई है, वेबसाइट पर भी आप देख सकेंगे इसको। इसके बाद प्रथम अंक से लेकर के अद्यतन अगर चर्चा की जाए तो कुल 46 अंक देखते हैं आप। 46 अंकों में कुछ अंक आप देखते हैं जो कि संयुक्तांक के रूप में देखते हैं, और कुछ अंक जो है वह सामान्य रूप से आप देखते हैं। इसके साथ साथ जो कुल शोध पत्रों की बात करें तो 608 शोध पत्र आप देखते हैं। इसके साथ साथ भारत तथा भारत से बाहर, हालांकि भारत से बाहर की संख्या कम रही है, ये कुल 30 लेखक जो हैं ये इससे संबद्ध रहे हैं। अभी तक जो हमने कल्पित किया था जो कि केवल 7 डिसिप्लिन से हम लेंगे, संस्कृत के जो 7 अलग अलग क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से हम आलेख स्वीकार करते रहे हैं, जिसके कि सब डिसिप्लिन अगर कहा जाए तो उप मुख्य विषय जो रहे हैं वो टोटल 53 रहे हैं। अब वर्तमान में कुछ और भी आया है प्रस्ताव जो कि इसको क्षेत्र को विस्तारित किया जाए, और जो है वह स्वयं साक्षात उपस्थित होंगे, वो नहीं चर्चा करेंगे यहाँ पर। एक संस्कृत बुद्धिज्म को लेकर के, संस्कृत संगणकीय संस्कृत और IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इनको लेकर के, इसके साथ साथ गो चिकित्सा जो है इसको लेकर के संभावित है जो कि वह उपस्थापित होंगे। उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, तो ये 4 बिंदु आगे इसमें योजित करने का प्रस्ताव है इस अंक से। इसके साथ साथ अगर सदस्यों की बात करें हम तो यहाँ पर मुख्य संपादक, इसके साथ साथ 9 संपादकों को आप देखते हैं। संपादन सहायक के रूप में 6 व्यक्ति निरंतर सहयोगी रहे हैं, और इसके साथ साथ एक परिकल्पना और की गई थी, प्रकृतांक संपादक के रूप में 4 से 5 व्यक्तियों को अन्वित किया जाता है जो कि उस अंक में विशेष रूप से वो योगदान करते हैं, और फिर वह मूल जो लिस्ट सूची है उसमें तब उन्हें दिया जाता है जब वो कम से कम 3 अंक में लगातार कार्य करते हैं, तब दिया जाता है, ताकि ये हो सके जो कि वह निरंतर कार्य करना चाहते हैं और उनकी निष्ठा है, ये ध्यान रखते हुए। फिर साथ साथ कार्य संपादिका, जो ऑफिशियल जितने भी कार्य होते हैं, पत्र व्यवहार आदि जो हैं, इनके लिए 3 व्यक्ति मुख्य रूप से आपके समक्ष होते हैं, जिनमें कि एक को तो आप बहुत बार बहुचर्चित हैं, आपने देखा सुना। 2 व्यक्ति जो हैं जिनसे आप शायद परिचित कम रहे हैं, और वह पत्रिका के आरंभ से, प्रथम दिन से, या ये कह सकते हैं कि पत्रिका जो प्रारंभ हुई है उससे पूर्व से, संस्कृतम जो चल रहा था उस समय से साक्षात संबद्ध रहे हैं। सुमन दी और डॉक्टर सरिता जी, ये 2 निरंतर रहे हैं, और जो बहुचर्चित रही है डॉक्टर मीनाक्षी जी, वो उनसे आप सभी परिचित हैं ही
केवल वो 2 जो हैं वो है नेपथ्य में रह करके उनका कार्य रहा है, इस कारण से आप उनसे परिचित नहीं रहे होंगे। इसके बाद परामर्शदात्री में कुल 7 महानुभाव हैं जिनका मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है, और जहां कहीं भी हमें समस्या होती है तो हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। कर्ता कुल 46 हैं, लेकिन कुल 41 जो हैं वह साक्षात रहे हैं, और उसके बाद कोविड आदि के समय में जब ऑनलाइन किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है, तो कुल 41 तो प्राप्त होती है जो आप दूरदर्शन में देखते हैं या मीडिया में देखते हैं। इसमें रामसेवक झा जी हैं, नारायण दत्त मिश्र जी हैं, इस तरह 3 व्यक्ति आपको निरंतर इसमें दिखते हैं। इसके साथ साथ निबंधित समीक्षक जो हैं, इनकी संख्या तो लगभग 150 के आसपास है, लेकिन सक्रिय समीक्षक जो हैं लगभग 28 करीब सक्रिय समीक्षक हैं जो प्रत्येक अंक में अपना योगदान देते हैं, जिनमें प्रतिनिधि रूप में अभी इसके बाद हमारी चर्चा के बाद हम उनका आशीर्वचन और मार्गदर्शन लेंगे। इसके बाद लोकार्पण प्रतिनिधि, जहां जहां लोकार्पण हुआ है भारत में या भारत से बाहर, तो एक लोकार्पण प्रतिनिधि होते हैं जो वहां की व्यवस्था को देखते हैं। इसके साथ ही साथ गणमान्य सदस्य जो विशेष कोटि के व्यक्ति हैं, वो गणमान्य सदस्य, इनकी संख्या जो आपको वेबसाइट पर पूरी सूची आपको नाम सहित उपलब्ध है। इसके साथ साथ पुरातन सदस्यों में उन लोगों को हम गिनते हैं जो निरंतर हमारे साथ कार्य करते रहे, लेकिन किसी कार्यवश अब वो साथ कार्य करने में अक्षम है, लेकिन उनका नाम यथावत वेबसाइट पर हम आदर के साथ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से आज तक इसको बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दिया है। इसके साथ साथ सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर का सिस्टम जो हमने प्रारंभ किया 2019 से हमने काउंट किया है, तो 173 जो है ये सब्सक्राइबर हैं जो पेड सब्सक्राइबर हैं। पेड सब्सक्राइबर का अभिप्राय यहाँ पर है जो कि 100 रुपया दे करके जो अपना पूरा विवरण के साथ निबंधित हुए हैं। इसके साथ साथ जो पाठक, जो निबंधित पाठक हैं, वो कुल 1000 से अधिक हैं जो निबंधित हैं। अब जो इस अंक के बाद रखा गया है, हमारी जो दृष्टि है उसमें पाठकों में वृद्धि हो, क्योंकि हैं वह शोध जब तक पाठक पढ़ेंगे नहीं तब तक वह समाज में नहीं जा सकता है। तो इसलिए पाठकों की संख्या बढ़े और जो पाठक आ रहे हैं उनकी सूची भी हमें उपलब्ध रहे। इस तरह का तकनीक को विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ सम्मानित संपादक जो हैं, जिनको कि हमने अभी कहा जो कि प्रकृतांक में होते हैं, उनको 1 वर्ष के लिए पहले हम सम्मानित संपादक के रूप में इस अंक से हम रखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ समीक्षक जो हैं, वो समीक्षक जो भी जो यहाँ पर नियमावली दी गई है उसके अनुरूप जो समीक्षा करने में सक्षम है, जो समय दे सकते हैं, उनका स्वागत है यहाँ पर। उसके बाद जाह्नवी के 2 रहे हैं मुख्य रूप से, और बहुत सारे कार्य रहे हैं, लेकिन मुख्य जो 2 कार्य रहे हैं वह एक तो है संस्कृत जगत में जो प्रथमतः वेबिनार का जो प्रारंभ किया गया, वह अप्रैल 2020 में जो प्रारंभ किया गया, वह एक मुख्य कार्य के रूप में रहा, जिसके बाद अनंत वेबिनार आप निरंतर देखते ही हैं। लेकिन जाह्नवी के द्वारा जो प्रारंभ किया गया उसका वैशिष्ट्य यह रहा कि उसकी एक व्यक्ति सह उसकी कब नोटिफिकेशन की गई, कब फ्लायर तैयार किया गया, टोटल आपको वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, ये एक क्षण का विवरण। दूसरा प्रारंभ किया गया वह संस्कृतांतर वीक्षा, क्योंकि संस्कृत क्षेत्र के हों या ना हो, लेकिन संस्कृत के लिए कोई अगर कार्य कर रहे हैं, जिनके मन में संस्कृत के प्रति है और जो संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं, भले वो संस्कृत क्षेत्र के हैं अथवा नहीं है, या उन्होंने कुछ कार्य किया है या उनके मन मस्तिष्क में है कार्य, ऐसे व्यक्तियों की अंतर्वीक्षा ली जाती है और यथासंभव हम सहयोग भी करते हैं, या सहयोग का मार्ग हम उनके लिए प्रस्तुत करते हैं, या उनसे जो सहयोग हमें प्राप्त होता है वह भी हम लेते हैं। अब जाह्नवी के वेबसाइट पर हम चल रहे हैं, जो हम अगले 5 मिनट में अभी हम देखेंगे वहां पर किस तरह के सबसे ज्यादा जो फोन कॉल्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये जाह्नवी का वेबसाइट में हम कहाँ से हम खोजें आदि आदि। तो ये हम संक्षेप में यहाँ पर, क्योंकि आप लोग सभी तकनीक विद हैं,
तो यहाँ पर बहुत अधिक हम समय नहीं लेंगे। यहाँ पर हम संक्षेप में जाह्नवी का जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या मूल रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है वो उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जाह्नवी वेबसाइट है जाह्नवी संस्कृत e-journal.in, इस पर है। हालांकि प्रारंभ में .com पर भी रजिस्टर्ड किया गया था, लेकिन .in जो है यह वर्तमान में है और निरंतर है। इसका यह प्रथम पृष्ठ आप देख रहे हैं जो सामने में आप के स्लाइड पर है, आपके स्क्रीन पर जो है यह प्रथम पृष्ठ है जिसमें कि इसके जो वैशिष्ट्य जो है उन सब की चर्चा करते हुए यहाँ पर दिया गया है और जो जो प्रकल्प हैं इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं की चर्चा की गई है। और यहाँ पर जितने शुभाशीर्वचन प्राप्त हुए हैं उस समय में वो आप एक साथ देख सकते हैं, जो कि इसकी संख्या लंबी है तो ये स्लाइड होता रहता है। फिर ये होम पेज है, मुखपुट। उसके बाद इसका जो लक्ष्य है यह किस को आधार मान करके कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ साथ पत्रिका के विषय में जो संक्षेप में जानकारी है संस्कृत में और अंग्रेजी में, ये दोनों आपको यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर संस्कृत में और अंग्रेजी में दोनों में यह उपलब्ध है। इसके बाद एडिटोरियल टीम जो है ये यहाँ पर आप जितना हमने अभी चर्चा किया है वो सभी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि यहाँ पर संपादक मंडल में कौन कौन है, परामर्शदात्री में आदि जितने भी हमने चर्चा किया है। और यहाँ पर एक हमने प्रयास ये किया है शुरू से जो कि जो सक्रिय हैं वही यहाँ पर हों। ये नहीं कि एक बार हमने नाम उनका प्रस्तुत कर दिया तो हम यहाँ पर तटस्थ होकर के कार्य करते हैं, जो कि न तो ये लोभ मोह भय आदि को दूर में रखते हुए, क्योंकि संस्कृत क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन जो यहाँ पर सक्रिय हैं जो समय दे पाते हैं उनके लिए विशेष रूप से हम यहाँ पर कल्पित किए हैं। उसके बाद रिव्यू कमेटी में जो है उन सभी को यहाँ पर उनका विवरण के साथ जिस तरह उन्होंने फीडबैक फॉर्म उसे रिव्यू फॉर्म में दिया है उस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उनका विवरण। इसका रिव्यू प्रोसेस क्या है ये यहाँ पर चर्चा किया गया है। मैं यहाँ पर संक्षेप में बता रहा हूँ और आप वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत देख सकते हैं, ओपन टू ऑल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग अलग 11 स्टेप्स हैं पत्रिका के लिए। आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के लिए जो फॉर्म का लिंक है ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद फॉर्म के माध्यम से ही हम अभी तक पत्रिका के लिए ले रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम विशेष अनुमति से जो मेल पर आता है उनको भी कंसीडर करते हैं। वह विशेषाधिकार दिया गया है, एडिटर इन चीफ जो है उनको दिया गया है। अगर उस योग्य है जो कि पत्रिका को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है तो ये केवल इसके लिए है जो कि उस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, प्रकाशित करने के लिए नहीं, उस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि विशेष रूप से भेजा गया होता है मेल के माध्यम से, क्योंकि वो गूगल फॉर्म के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, आदि कोई समस्या होती है इस कारण से। उसके बाद एडिटोरियल ऑफिस का जो असाइनमेंट है वो उनके लिए क्या दायित्व है। उसके बाद फिर एडिटर इन चीफ तक जो इसको हम प्रस्तावित करते हैं, इस प्रक्रिया को रखे हैं। उससे पूर्व जो यहाँ पर है वो यह है कि रिव्यू के लिए हम भेजते हैं, रिव्यू के लिए भेजते हैं। उसके लिए एक रिव्यू के लिए एक फॉर्म दिया गया है, जो जिन्होंने पहले रिव्यू किया होगा वो जानते होंगे। रिव्यू फॉर्म दिया गया है कि आप पढ़ने के बाद जो जिसमें कि आप केवल पत्रिका को केवल देखते हैं अर्थात पेपर को केवल देखते हैं, शोध पत्र को, उसके अतिरिक्त कोई जानकारी आपको नहीं दी जाती है। केवल आपको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर के तहत आधार पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और यहाँ पर रिव्यू की जाती है। और 3 में से 2 व्यक्तियों का जब ओके हो जाता है उसके बाद फिर जो रिस्पॉन्स होता है उनको भेजा जाता है या प्रकाशन के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद जो व्यक्ति रिव्यू के लिए नए सिरे से आना चाहते हैं, जो कि वो भी रिव्यूअर बनना चाहते हैं, तो वो अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनको रिव्यूअर के रूप में रखा जाए या ना रखा जाए वो हम यहाँ पर आपस में चर्चा करके उनकी जो सामर्थ्य है उसके अनुरूप उनको कार्य देते हैं। उसके बाद फिर जाकर के संपादन प्रक्रिया में आकर के फिर जाकर के फाइनल प्रकाशन की ओर जाते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन किस तरह से हो, उनमें क्या क्या हम ध्यान में रखें, इसकी चर्चा यहाँ पर हमने इस पेज के अंतर्गत किया है। यहाँ पर शीर्षक आदि की जो चर्चा की जा रही है ये
डॉक्टर सुमन आचार्य जी हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे आगे अभी। इसके बाद प्लेगरिज्म पॉलिसी जो है वो सामान्य रूप से जो आंग्ल से संदर्भित है उसके लिए तो टर्निटिन सबसे बेहतर है। हालांकि इस पर हमने कल्पित किया था जो कि आप प्लेगरिज्म संस्कृत क्षेत्र में किस तरह से हो और किस तरह से हो और जानवी के लिए उसे कैसे आत्मसात किया जाए, इस पर एक चर्चा के लिए हमने रखा था, लेकिन आज उपस्थित नहीं है, लेकिन आगे हम चर्चा रखेंगे। उसका ये ओपन एक्सेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। इसके बाद साथ साथ लेकिन एक आप लोगों के मन में आएगा जो कि फिर भी सभी के लिए सब्सक्रिप्शन का रखा गया है, वो क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है कि आप सिर्फ 1 रुपया का टोकन मनी जो है वो देते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि जो ही आप जमा करते हैं तो आपका पूरा विवरण हमारे पास सेव होता है। और वो पूरा विवरण सेव होने से 2 बातें होती है कि आगे चल करके आपसे संपर्क करना या आपकी वैधता जो है वो सभी सुनिश्चित हो जाती है। केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से अगर हम रखें तो वो थोड़ी सी समस्या रह जाती है। इस कारण से वो 1 रुपीज का टोकन मनी उनके लिए रखा गया है। लेकिन जो केवल लाभ के लिए प्रकाशन के लिए देते हैं उनके लिए 600 का रखा गया है, 3 साल के लिए है यह। उसके बाद ओल्ड इशू जितने हैं वो टोटल यहाँ पर प्लेस कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें कुछ आया है जो 1-2 अंक जो है वो नहीं ओपन हो रहे हैं, तो ये जो अग्रिम अंक का अपलोड किया जाएगा उस समय में इसको हम देख लेंगे। ये अद्यतन प्रथम अंक से आज तक का टोटल उपलब्ध है। फिर लेटेस्ट इशू जो है वह कैसे आप भेजेंगे आदि ये चर्चा यहाँ पर की गई है, जो कि सबसे पहले या तो आप स्कैन करिए या क्लिक करिए सब्सक्रिप्शन जो 1 रुपीज का है वो दे करके, या 600 का जो भी आप उचित समझते हैं उसके अनुरूप। इसके बाद दूसरा है जो कि आप अपना पेपर जो सबमिट करेंगे उसके लिए फॉर्म ये है। आपको इंक्वायरी करना है जो कि आपका प्रकाशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक समस्या इसी को लेकर के होती है कि क्योंकि लेख बहुत सारे आते हैं लेकिन प्रकाशन हम 15 से 17 लेख या 20 लेख तक हम करते हैं, तो वो पेंडिंग में रहता है। तो उसके लिए आपका लिए सबसे महत्वपूर्ण ये फॉर्म रहेगा। अगर आप रिव्यूअर बनना चाहते हैं उसके लिए रिव्यूअर रिक्वेस्ट फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, और जो रिव्यूअर पहले से हैं जिनको असाइन किया गया है जो कि आप उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप रिव्यू करिए, उनके लिए ये फॉर्म होता है। तो एक साथ ये दिया गया है कि बाद वो इसी पर आपको प्रकृतांक जो दिखेगा हर एक बार जो लोकार्पण होगा तो उसमें लोकार्पण में कौन कौन उस अंक में विशेष रूप से रहे, लोकार्पण प्रतिनिधि कौन रहे आदि पूरा, और एक एक जो है वो सभी आपको विवरण के साथ दिखेगा, जो कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पेपर, इसमें फिर उनका रेफरेंस जो है, फिर उसके बाद पूरा पेपर जो है तो टोटल आपको दिखेगा। जिसको आप क्लिक करेंगे उसके साथ साथ वह दिखेगा। ये मोबाइल में फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल में नहीं दिखेगा आपको। इसके साथ साथ कॉल फॉर पेपर्स जो है इसमें आपको पहले ही दिखा दिया गया है। इसमें फॉर्मेट भी दिया गया है किस तरह से आप पेपर लिखें, किस तरह से। ये फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2 दोनों दिया गया है। फिर सब्सक्रिप्शन आईडी कैसे जनरेट करें 1 रुपीज का, और इसके साथ साथ जो दिया गया है 600 का, तो जो आपके लिए उपयुक्त है उस तरह आप देख सकते हैं। जो कि सामान्य रूप से 1 रुपीज का होता है जो अक्षम है या जो सदस्य है उनके लिए, या जो केवल सामान्य रूप से इससे जुड़ते हैं उनके लिए। उसके बाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए उनका है यहाँ पर, जो कि उनकी सूची आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि जिन्होंने जहां से सब्सक्रिप्शन किया है टोटल विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये दिसंबर तक का अपडेट किया गया है, दिसंबर के बाद इसका अपडेट नहीं किया गया है। और जो डेट दिया गया है उस डेट से 3 साल के लिए उनका सब्सक्रिप्शन रहता है। उसके बाद इनॉग्रेशन लोकार्पण जो हुआ है, ये प्रथम अंक से लेकर के अद्यावधि उनका लोकार्पण स्थल, लोकार्पण का तिथि, फिर पूरी पत्रिका, उसके साथ साथ उनका जो रिपोर्ट जो हमारे पास आता है वो सभी यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो कि किस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं, फिर वेबिनार से संदर्भित, फिर उसके साथ साथ जितने भी इसमें ये रहे हैं अर्थात वीडियोज रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। थोड़ा मिनिमाइज मैंने किया, संस्कृतम है। मीडिया कॉर्नर यहाँ पर दिया गया है, जो कि अभी तक जो जहां मीडिया में जो आया है उसका मुख्य कटिंग जो है ये यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ ऑल वीडियो, जितने भी वीडियोज हैं, जैसे कि नेशनल न्यूज में जो आया है या अन्य जो है केवल पत्रिका से संदर्भित, ये यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ये सामान्य रूप से पत्रिका के संदर्भ में जो गतिविधि है उन सभी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितनी भी चर्चा इसमें
कवर हो गया है, और जो भी समस्या और होगी वो आगे हम सभी चर्चा करते रहेंगे आगे। अब हम साक्षात निवेदन करेंगे, यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित हैं और निरंतर रिव्यू करके हम लोगों को उपकृत करते रहे हैं प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित महोदय। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और क्या क्या हमारी कमियां रहती है उसको विशेष बताएं। जो बेहतर है वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या क्या कमियां हैं, किस किस तरह से हम सुधार और कर सकते हैं, ताकि पत्रिका को एक मानक पर हम ये करें। क्योंकि ये ISSN हमें मिला हुआ है, जर्नल फैक्टर के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, कॉपीराइट ऑफ इंडिया को पेड जो सब्सक्रिप्शन का रिक्वेस्ट होता है वो हमने किया हुआ है, स्कोपस का एक बार रिव्यू भी हो चुका है, स्कोपस के साथ ही आगे काम हम उनके जो है रिकमेंडेशंस उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसी कारण से हम हर बार जो लेते हैं जो लेते हैं इसका एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वो उसका उसी के लिए हम ये सब विशेष जो रखा गया है वो स्कोपस के कारण ही है वो, अन्यथा यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी जो कि अंग्रेजी में उसका अनुवाद हम टाइटल का अनुवाद करें या एब्स्ट्रैक्ट करें। तो ये सब सभी हमने किया है, और क्या हम कर सकते हैं इस पर मार्गदर्शन करें प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित महोदय। म्यूट कर लेंगे। सौवर्णेन्दीवरस्थां दिवसपतिनिभां पुण्यवात्सल्यशीलाम् आद्यां सौन्दर्यसारां हरिहरवरदां ब्रह्मणा स्तूयमानां कल्याणीं काव्यलक्ष्मीं कलिकलुषहरां चारुचन्द्रार्धचूडां वन्दे तां ज्ञानगंगां त्रिभुवनजननीं पूज्यपादारविन्दाम्। इस चर्चा सत्र के अध्यक्ष महोदय, इसका संयोजन कर रहे प्रिय विपिन कुमार झा जी, उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम इस जाह्नवी पत्रिका को लेकर के चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधः, जब हम चर्चा करते हैं तो उस चर्चा के बीच से कुछ रास्ते निकलते हैं जिन पर चलकर हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं परंपरा से संपादन के कार्य से सीधे तो नहीं जुड़ा था, संभवतः एक पत्रिका हमारे विश्वविद्यालय की थी उसमें जुड़ा डॉक्टर मंजन मिश्र जी के समय में, शोध प्रभा जो हमारे विश्वविद्यालय की पत्रिका थी, और उसके पहले करपात्री स्वामी जी एक पत्रिका निकालते थे वाराणसी से, सिद्धांत। उस सिद्धांत का संपादन हमारे पिताजी किया करते थे। एक संपादक के रूप में किसी पत्रिका को व्यवस्थित करने में क्या योगदान किस किस का किस तरह का होता है, ये मैंने बहुत नजदीक से बाल्यकाल से देखा है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी, आज मैं समझता हूँ वो स्थिति नहीं होगी, कि पत्रिका निकलनी है, बड़े बड़े विद्वानों के निबंध आ गए और वो लिख करके अपने हाथ से भेजते थे। उस समय तो ये टंकण वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, उसको समझना, समझ करके व्यवस्थित प्रेस में भेजना, वहाँ से फिर आ गए तो उसकी प्रामाणिक रूप से प्रूफ रीडिंग करना, और ये तो होता ही था। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती थी कि 2-3 लेख स्वयं
संपादक के रूप में संपादक को अलग अलग नामों से लिखने पड़ते थे, जिससे जो निर्धारित पृष्ठ है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ तक परिश्रम करके किसी भी पत्रिका को एक मानक रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है, और उसमें संपादक का विशेष रूप से हमारे जैसे संपादक या समीक्षक का नहीं, विपिन झा जी और जो इनके योग्य विद्वान पिता हैं आचार्य सदानंद झा जी का योगदान मैं भूल नहीं सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। मैंने सिद्धांत जो स्वामी करपात्री जी के द्वारा निकाली गई पत्रिका थी सनातन धर्म की, उसकी चर्चा इसलिए की कि जो समस्या मैंने उस समय देखी थी वही समस्या संभवतः आज भी है। कोई भी पत्रिका व्यवस्थित रूप में निकलती है तो उसमें सक्रिय रूप से जुड़े हुए 1-2 लोग होते हैं, 4 होंगे या अधिक से अधिक 5 होंगे। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी दृष्टि में तो 2 लोग हैं, लेकिन हाँ 2-3 और भी हैं जो टाइप करना, उसको व्यवस्थित करना और सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करना बड़े मनोयोग के साथ करते हैं। ये मुझे समय समय पर झा जी से पता चला कि किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं और समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। मैंने ज्ञान गंगा की चर्चा अपने मंगल श्लोक में की थी। ये जाह्नवी भी ज्ञान गंगा ही है। इससे ज्ञान और प्रचार, ज्ञान का प्रचार प्रसार हम पूरे देश में, न केवल देश में अपितु विश्व में कर रहे हैं। इसके लिए हम आदरणीय आचार्य सदानंद झा जी जो प्राचार्य हैं एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय के जो लगमा में है, और विपिन कुमार झा जी, दोनों को विशेष रूप से स्मरण करता हूँ, उल्लेख करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करता है यदि अवसर पड़ने पर उसका उल्लेख न हो तो यह भी अपराध होता है। ज्ञान की गरिमा इस पत्रिका को जो मिली है वो आचार्य सदानंद झा जी के कारण मिली है, ये मैं जानता हूँ। और ज्ञान की गरिमा जो एक परंपरा से मिली है, उसके साथ साथ जो एक सक्रिय पक्ष इस पत्रिका के साथ और एक वैज्ञानिक पक्ष, एक आधुनिक पक्ष जो जुड़ा हुआ है, उसमें विपिन कुमार झा जी का अप्रतिम योगदान है। यह स्वीकार करने में हम किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ संदेह नहीं है। तो ये 2-4 स्तंभ हैं जिनके कारण यह पत्रिका व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ रही है। अब इसको और कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो मैं कभी कभी अनुभव करता हूँ झा जी, कितने भी हम आधुनिक हो जाएं, ऑनलाइन सब कुछ हो जाए, टंकण की सुविधा हो जाए, संभवतः बोल करके हम संस्कृत के लेखों को टाइप करवा दें, इस ढंग की मशीन आ गई है। मैं भी प्रयास करता हूँ, अभी लगा हुआ हूँ, लेकिन अंततः ये अनुभव होता है कि किसी टैब को, किसी लैपटॉप को, किसी डेस्कटॉप को ऑन करके उस पर टाइप करना या लिख करके फिर उस पर टाइप करना, इन सबसे अच्छा है एक छोटी सी डायरी निकालना और पेन निकालना और उससे जो कुछ मन में आए वो इसको लिख देना। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो पद्धति है अच्छी है, इसमें बहुत सी चीज़ें सुरक्षित और संरक्षित होती हैं। आप अभी दिखा रहे थे आरंभ से लेकर के और आज तक जितने भी अंक निकले, जितने उसमें निबंध प्रकाशित हुए, उन सबको आप एक जगह देख सकते हैं। ये सुविधा है, देखने वाले देखते भी हैं और उसका लाभ भी उनको मिलता है। लेकिन मेरा अनुभव कुछ इस ढंग का है कि सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों, मैं नहीं कर सकता हूँ, इस पर आप लोग चर्चा करेंगे बाकी लोग, कि आज भी पत्रिका को हाथ में लेकर पढ़ने का मन होता है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, यद्यपि वो व्यय साध्य भी होता है, ऑनलाइन में उतना व्यय नहीं होता है। एक पुस्तक जो 100 वर्ष 1000 वर्ष पहले प्रकाशित है, आजकल वेबसाइट पर उपलब्ध है, 2 मिनट में आप डाउनलोड कीजिए, उसको प्रेजेंट करिए, गूगल पर पढ़ा भी लीजिए, पढ़ भी लीजिए, पुस्तक की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी एक जो सुविधा पुस्तक को लेकर के पढ़ने में होती है, पढ़ाने में होती है,
वो हम आप आज भी समझ सकते हैं कि हाँ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कारण क्या है, हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, ऑनलाइन पुस्तक को खोलिए, हो सकता है लाइट चली गई, हो सकता है आपका डाटा खत्म हो गया, हो सकता है वो नेट ही स्लो है। तो जो आपकी विचारधारा होती है, जो आपकी उत्कंठा होती है, वो कहीं शांत हो जाती है। तो इस ढंग की बहुत सी विसंगतियां भी होती है, जिसके कारण हम इस पक्ष के पक्षधर हैं कि हमें इस आधुनिकता के साथ इस पत्रिका तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन इसका एक प्राचीन जो पक्ष है उसको भी संरक्षित रखना है, जो कि विपिन झा जी और आचार्य सदानंद झा जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ, अनुभव करता हूँ। अच्छे अच्छे निबंध प्रकाशित होते हैं, शास्त्रीय निबंध प्रकाशित होते हैं। मेरा इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने की दृष्टि से ये निवेदन था कि आपके इस मंडल में, चाहे जो भी मंडल हो इस पत्रिका से संबद्ध, जो विद्वान हैं, जिनको आप मानते हैं कि प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जिनका निबंध अगर प्रकाशित हो इस पत्रिका में तो एक तरह से एक आकर्षण का केंद्र हो सकता है पत्रिका के लिए और पाठकों के लिए भी। ऐसे निबंध आग्रह के साथ, निवेदन के साथ जरूर हर अंक में छपें। और हम लोगों के सौभाग्य से जो प्रतिष्ठित विद्वान अभी जीवित है, जिन्हें टाइप करना नहीं आता है, जिन्हें इस आधुनिक व्यवस्था से जिनका परिचय नहीं है, उनका ज्ञान तो सबको होना चाहिए। उनकी जो विद्वत्ता है, उनके जो वैदुष्यपूर्ण विचार हैं, उससे आधुनिक माध्यम से हर एक व्यक्ति को परिचित होना चाहिए। तो उन लोगों से हम निबंध संग्रह कर पाते हैं कि नहीं, मिल पाता है कि नहीं, इस संबंध में भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि प्रतिष्ठित जो कुछ आचार्य हैं, जो विद्वान हैं, अपने अपने क्षेत्र में अगर उनके निबंध आते हैं तो वह निबंध भी एक कारण बनते हैं उस पत्रिका को पढ़ने में, समझने में। तो इस ढंग की व्यवस्था विशेष रूप से की जाए, क्योंकि किसी भी पत्रिका का महत्व उसमें प्रकाशित निबंध, और निबंध महत्वपूर्ण हम ये नहीं कहते हैं कि कोई आचार्य हो, कोई प्रोफेसर हो, किसी पद पर हो, कोई वाइस चांसलर हो तो ही वो प्रतिष्ठित होगा। हो सकता है कुछ ऐसे भी विद्वान किसी कोने में देश में पड़े हों, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया हो, जिनके बहुत ही यशस्वी छात्र हो जगह जगह, और उनके निबंध भी हो, लेकिन उनके प्रकाशन की तरफ कोई ध्यान न देता हो। ऐसे दुर्लभ जो विद्वान हैं, उनकी जो बातें हैं उसको हम प्रकाशितता के साथ करें। भले ही उसमें हमें टाइप करने के लिए भी कुछ किसी व्यक्ति को लगाना पड़े, उनसे हस्तलिखित ही वो निबंध मिले, उसको परिष्कृत करने में भी हमें कुछ विशेष प्रयास करना पड़े, लेकिन ये सारा प्रयास करके कुछ ऐसे जो विद्वान हैं, उनके विद्वानों के निबंध को इस पत्रिका के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे आधुनिकता में पूरी तरह से दीक्षित होने के बाद, विशेष करके वे लोग जो हमारे जैसे हैं, जो आधुनिकता से भी परिचय हुए और उससे पूरा लाभ होने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, हमारी प्राचीनता को भी समझना चाहिए और साथ रखना चाहिए। यदि संभव हो तो इस पत्रिका के प्रकाशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारी लाइब्रेरियों में पत्रिका के रूप में जो पारंपरिक रूप है उसमें भी पहुंच सके। इसमें व्यय होगा, उस व्यय का किस तरह से समाधान हो ये भी हम लोग सोच सकते हैं और सोचना चाहिए। एक बात और कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे बहुत कष्ट होता है, और आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे, हम सभी आचार्यों के निर्देशन में बहुत से रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते हैं, और ये भी आपको ज्ञात है कि रिसर्च करने वालों के लिए आपको सीनियर फेलोशिप लेना है, जूनियर फेलोशिप लेना है, ये करना है, वो करना है। तो
आपको 2 निबंध प्रकाशित होना चाहिए, 3 निबंध प्रकाशित होना चाहिए। और निबंध प्रकाशन के लिए पत्रिकाओं का इंटरनेशनल नाम और ये सब करके एक व्यापार जैसा चल गया है, जिसमें 1500 रुपये दीजिए। मैंने अभी 2 दिन पहले सुना, तो वो पत्रिका में उसका निबंध चला गया, उसने छाप दिया। जब छात्र पूछता है कि ये बताइए कि हमारा निबंध कहाँ है, पत्रिका कहाँ है, तो कहता है कि हमको पैसा आपने नहीं जमा किया। फिर जब वो 1500 रुपया जमा करता है तो वो पत्रिका और निबंध उसका उसके पास ऑनलाइन आ जाती है। तो इस तरह से कुछ हमारे संस्कृत के छात्र जो पारंपरिक हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, कहीं ना कहीं उनका दोहन हो रहा है आर्थिक रूप से। तो ऐसा जो एक वर्ग है जो लिखना चाहता है, जो उसको प्रकाशित करना चाहता है, उस पर भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और वो 1500 लेते हैं, आपने 600 रखा है, इसको आप कुछ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर 100 रुपए भी फायदा होता हो तो व्यक्ति उस तरफ होता है। तो ऐसी पत्रिकाओं को छोड़ करके वो हमारी पत्रिका की तरफ आवे, और मात्र पैसे के आधार पर जो प्रकाशन हो रहा है वो नहीं, योग्यता जो हमारा है, मापदंड जो है वो और कठोर हो और अच्छा हो। ये सब सोच करके हम इस पत्रिका में निबंधों का प्रकाशन अच्छे विद्वानों के सहयोग से कर सकते हैं और उसके स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात को पूरा करता हूं और विश्वास करता हूं कि जिन बिंदुओं की तरफ मेरा ध्यान गया उन पर आप विचार करेंगे। और हमारे जैसे लोग बहुत सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन से निरंतर हम इस पत्रिका के साथ जुड़े रहते हैं। और हमारी यह अभिलाषा होती है कि जैसे कभी पंडित पत्रिका की हम बात सुनते हैं और अच्छी अच्छी संस्कृत की पत्रिकाएं प्रसिद्ध रही हैं, उसी तरह से यह पत्रिका भी आज के ऑनलाइन जो पत्रिका है उनमें प्रतिष्ठित है और भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, ये हमारी शुभकामना है। और आप लोगों का जो योगदान है, जो सक्रिय सदस्य है, उस योगदान को मैं स्मरण करता हुआ उन सभी योगदान देने वालों को सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत आभार, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। मुख्य रूप से जो 2-3 बिंदु आपने चर्चा की उनको हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। एक तो यह है जो कि यह केवल प्रिंट फॉर्म में नहीं है, अभी तक इस पर चिंतन नहीं किया गया। 2-3 बार प्रस्ताव हमारे पास आया भी जो कि ये होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं उसके साथ रही हैं, इस कारण से उसको लेकिन प्रयास हम करेंगे। जैसे कि आज भी चर्चा हो रही थी, जो इस 50वां अंक जो आने वाला है उसमें हम लोग रखेंगे जो कि अभी जितने भी आए हुए हैं उनका जो शोध सार के साथ उनका एक ग्रंथ रूप में हम लोग एक इस तरह का भी है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो और भी इसमें हम जोड़ेंगे जो कि जिस तरह से प्रिंट रूप में आ सके। दूसरा, आपने जो कहा जो अध्यापन वाले हैं, जो लेखन वाले हैं, उनको पहचान करके उनको अधिक से अधिक वो इससे जुड़े, तो उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है। और ये जो रखी गई थी वो एक प्रक्रिया के रूप में रखा गया है, लेकिन हमने यह रखा है कि अगर वो सक्षम नहीं है तो वह 1 रुपया का जो सब्सक्रिप्शन है वही स्टैंडर्ड मानक जो है वो हो जाएगा सभी के लिए, क्योंकि कोई ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से फिलअप करें। तो वो 1 रुपया का रखें, क्योंकि यह धन के लिए कभी नहीं किया गया और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचा, उसको हम रिड्यूस करने के लिए ही रखा है। हाँ, जो केवल अपने एपीआई के लिए यहाँ पर उनके लिए हार्ड एंड फास्ट होता है, जो कि वो 3 इयर्स के लिए 600 उनको देना ही देना है, वो हम लोग स्ट्रिक्टली रखते हैं। तो खैर, इन सभी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और निरंतर आपका बीच में मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार। अब जो बहुत देर से हम प्रतीक्षित रहे हैं, पत्रिका में जिनका मार्गदर्शन रहता है, आप हमारे साथ निरंतर अपना छत्र छाया बनाए रहते हैं। ये है चेन्नई के प्रोफेसर डॉक्टर सुमन केएस महोदय। आप हमारे अग्रज के निरंतर जहां कहीं भी
कमी होती है सबसे पहले आप टोकते हैं, क्योंकि ये टोकने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आज हम चर्चा आप प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि एक मानक शोध पत्र पत्रिका के लिए क्या आवश्यक है और किस तरह से विपिन जी लिखना चाहिए। मार्गे अस्ति महोदयः, मार्गे अस्ति, इदानीं परिचर्चा भवेत्। किञ्चित् चर्चा भवेत्। अहं मार्गे अस्मि। अच्छा, मार्गे अस्ति, समस्या नास्ति। मध्ये नीरज महोदयः, नीरज आप आ गए हैं? 10 निमेषाभ्यन्तरे अहं तत्र योजयामि। समस्या महोदय, विपिन महोदय, जैसे महोदय दीक्षित महोदय का उद्बोधन हुआ, उसमें यदि हम लोगों को कुछ और मार्ग निर्देशन चाहिए, कुछ दिशा निर्देश चाहिए, तो 10 मिनट का तब तक हम डिस्कस रख सकते हैं। हाँ, नहीं, उससे पूर्व एक जो अग्रिम जो हमारे समक्ष हैं, ये श्री नीरज मेधार्थी हैं यहाँ पर, श्री नीरज आर्य। ये मूलतः हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में, जहाँ पर मैं सेवारत रहा हूँ, और वहां पर इन्होंने गाय और गो से संदर्भित जो भी उपक्रम है उनको लेकर के इन्होंने व्यापक कार्य किया। और इसके साथ साथ जो पद्धति है इसको लेकर के इन्होंने एक बहुत ही आदर्श प्रस्तुत किया है। यद्यपि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के शोधार्थी हैं, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि वह अकादमिक जो होता है इंस्टीट्यूशन, उसको हम छोड़ दें, यहाँ पर इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है। तो हमने पहले ही कहा जो कि जिस तरह अंतर्वीक्षा जो हमने रखा है वो इसी तरह के व्यक्तियों के लिए रखा है जो समाज को एक नई दिशा दी है। तो ये अपना क्या इनकी गतिविधि है, और इनके निवेदन पर एक सेक्शन भी इसमें जोड़ा जा रहा है पत्रिका में। तो इस पर हम लोग सामूहिक रूप से सुन सकें, समझ सकें, ताकि हम जो जोड़ने के लिए आगे जा रहे हैं वो कहाँ तक उचित है, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा आगे इसके बाद कर सकते हैं। तो नीरज, आप इस पर चर्चा करेंगे जो आपने अभी तक क्या किया है और क्या चल रहा है और आगे क्या आपका प्लान है। एक तरह से आप समझ लीजिए संस्कृत अंतर्वीक्षा का ही एक प्रभाग है आपका, एक ही क्वेश्चन है और पूरा आपका उत्तर है। नीरज आर्य जी, धन्यवाद विपिन सर। सबसे पहले आप सब विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं देना चाहूंगा सर कि मुख्य तौर पर पिछले 4-5 वर्ष से, वैसे जो मेरा बैकग्राउंड है वो योग का है, लेकिन 4-5 वर्ष से मैं गो के क्षेत्र में, पंचगव्य के क्षेत्र में शोध कर रहा हूँ। और जहां तक की चिकित्सा पद्धति की और इंस्टीट्यूशन की बात है, तो हमने एक चिकित्सा पद्धति बनाया है जिसका नाम है गो प्राण चिकित्सा, गो प्राण थेरेपी। तो इस चिकित्सा पद्धति में मुख्य तौर पे योग को और गाय के पंचगव्यों को मिला के, थोड़ा सा मैं पंचगव्यों के बारे में अगर बेसिक सी मैं जानकारी दूं तो मुख्य तौर पे अभी जो पूरी दुनिया में भारत के बारे में एक डेटा निकल के आ रहा है कि अगले 3-4 साल में भारत दुनिया का डायबिटीज कैपिटल राजधानी बनने वाला है शुगर में। ऐसा जो अलग अलग जो हेल्थ पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस प्रकार के डेटा दे रही हैं, और ऐसा हो भी रहा है। जब हम गांव में जा रहे हैं अभी तो देखने को मिलता है। हमारी एक स्टडी हुई, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड एंथ्रोपोमेट्रिक वेरिएबल्स अमंग पंचगव्य एंड नॉन पंचगव्य डाइट पॉपुलेशन। तो उसमें हमने गांव में देखा कि लगभग हर 16वां व्यक्ति ब्लड प्रेशर का शिकार है और हर 12वें व्यक्ति के शुगर है। ये गांव की स्थिति है। और कैंसर की मैं बात करूं तो बड़ी तेजी से गांव में पैर फंसा रहा है। इसके पीछे का जो मूल कारण है जो हमें लगा, वो लगा कि अन्नमय कोश में समस्या, अन्नमय कोश में एक तरीके से दिक्कत है। जैसा कि हम जानते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो पंच कोशाद का जो कॉन्सेप्ट है, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय और विज्ञानमय, तो सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए कि हम अपने अन्नमय कोश को ठीक करें।
अब अन्नमय कोश बिगड़ा हुआ है, इसका अन्नमय कोश ही जो है इसमें समस्या चल रही है, जिसके कारण से लगभग एक छोटा सा डेटा ये है कि हमने यहाँ पे जिस शहर में हम रह रहे हैं, मैंगलोर शहर में, वहां पे एक सर्वे किया, उसमें हमें ये मिला लगभग 100 परिवारों में से एक परिवार हमें ऐसा मिला, 100 परिवारों में से, बड़ी चिंताजनक स्थिति है ये भारत की, 100 परिवारों में से एक परिवार ऐसा मिला जिसमें सारे के सारे सदस्य स्वस्थ हैं, जिसको कोई रोग नहीं। तो ये बड़ी जो है ना चिंता का हम सबके आगे विषय है, और इसका समाधान रूप में जब हमने इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास किया तो एक बड़ा कारण जो निकल के आया वो ये था कि नोएल अमाउंट का भी जो पेस्टिसाइड है, यूरिया है, डीएपी है, ये बड़ी नेगेटिव वे में जो है बॉडी की फिजियोलॉजी को बिगड़ रहा है। नोएल एक अमाउंट होता है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि एक तरीके से नो एडवर्स इफेक्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना मिनिमम अमाउंट का पेस्टिसाइड भी, इतना मिनिमम अमाउंट का ये केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके विकल्प के रूप में फिर अन्नमय कोश को ठीक करने के लिए हम बात करते हैं गाय के गोमूत्र की। गाय का गोमूत्र एक दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अभी बहुत ज्यादा कुछ काम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्स एडवाइजर रहे डॉक्टर राम स्वरूप जी चौहान, तो डॉक्टर आर एस चौहान जी का ये एक लेख रहा, उनका शोध पत्र रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि गाय का गोमूत्र, जिसको धन्वंतरी की संज्ञा दी गई हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में, तो वो गाय के गोमूत्र के भीतर एक ऐसी अद्भुत प्रॉपर्टी है जिसको हम इम्यूनोमोडुलेशन के नाम से जानते हैं, कि ये एक ऐसा अद्भुत एक तरीके से औषधि है जो ना तो इम्यूनिटी को गिरने देता अगर आप नियमित तौर पे सेवन करते हैं, ना ही आपके इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव होने देता, ये गाय के गोमूत्र के भीतर। दूसरा, गाय के दूध में जो हम बताते हैं, चर्चा करते हैं, हमारे जो दादा हैं, परदाता हैं, कहते हैं कि भाई बुद्धि बढ़ानी है तो गाय के दूध के भीतर सेरिब्रोसाइट के जो एलिमेंट होते हैं, सेरिब्रोसाइट जो होते हैं, वो सेरिब्रम कोर्टेक्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं और ब्रेन को मजबूत करते हैं। और इसीलिए जो परंपरा चली आ रही है कि गाय का दूध पिलाओ, बच्चों को पिलाओ ताकि बुद्धि तेज बढ़े, इस सेरिब्रोसाइट के कारण से। तो वो वैज्ञानिक थे, वो बात अलग है कि अब हमें इन चीजों को जानने को मिल रहा है। अगर गोबर की, मैं देसी गाय के गोबर की बात करूं तो सैक्रोमाइसिस प्रोबायोटिक होते हैं जो मुख्य तौर पे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। आईबीएस, आईबीडी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर जैसी समस्याओं को गाय के गोबर की भस्म ठीक करने में कैपेबल है। ये साइंटिफिक जो है एक केवल आर्टिकल गाय के काउ डंग पे जो है डॉक्टर एस के सदाना और उनकी टीम का ये आर्टिकल एक पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपा हुआ है। अगर मैं बात करूं गाय के घी में, तो आप देखो कितना नेगेटिव पूरी दुनिया में एक प्रचार हो रहा है घी के खिलाफ में, लेकिन अभी गाय के घी पे रिसेंट जो एनालिसिस आ रहा है वो कह रहा है कि ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी होता है। गाय के घी के पास में गारंटी है कि हृदय के रोग नहीं होने देगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से छुटने का जो प्रमाणिक एक औषधि है वो देसी गाय का घी है। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो गाय का मतलब देसी गाय। अब देसी गाय के नाम पे जर्सी गायों का एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भारत में चली है। उसमें आप जो जर्सी गाय का दूध देखेंगे उसमें A1 बीटा कैसिन होता है, वो जब डाइजेस्ट होता है तो BCM7 जो निकलता है वो अलग अलग तरीके से फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है। तो मैं अब मुख्य तौर पे हमने योग की अलग अलग एस्पेक्ट को, हमने डाइट को, आसनास को गाय के साथ में जोड़ा, गाय के गोबर गोमूत्र से उत्पन्न आहार, सब्जियां, फल। फिर हमने प्राणायाम को हमने गाय के गोघृत के साथ में जोड़ा, प्राणमय कोष को मजबूत करने के लिए। जब भी प्राणायाम करें, आसन करें, तो गोघृत के साथ में आप जिस भी कक्ष में बैठे, क्योंकि अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति प्राणायाम करेगा तो उसको अस्थमा होने वाला है। अगर दिल्ली का बैठा हुआ व्यक्ति अगर लंबी डीप ब्रीदिंग करेगा वो बीमार होने वाला है। हम कहेंगे योग करो, लेकिन पोल्यूशन है, पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम गाय का सहारा लें, हम गोघृत का सहारा लें। गोघृत के बारे में काफी साइंटिफिक लिटरेचर अपने को मिल जाता है। जो DSVV में शांतिकुंज गायत्री परिवार के माध्यम से काम हुआ है, वो बताते हैं कि किस तरीके से पोल्यूटेंट्स को कम करता है, किस तरीके से एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है ये का, एंटी फंगल इफेक्ट है। मनोमय कोष को ठीक करने के लिए योग में, मेडिटेशन के साथ में हमने गोस्पर्श को जोड़ा है। गोस्पर्श अभी काउ कडलिंग के नाम से पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, और वो कह रहे हैं काउ कडलिंग के नाम पे कि आप गाय के हाथ लगाओगे तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा आपके शरीर में, डोपामाइन रिलीज होगा आपके शरीर में। तो इस तरीके से विज्ञानमय कोष में, आनंदमय कोष का, तो हमने एक थेरेपी डिजाइन की योग को, पंचगव्य को मिला के, और बड़े ही प्रमाणिक रिजल्ट्स हमको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम जो आदरणीय विपिन सर जो कह रहे थे कि हम जर्नल्स में जो विषय जो ऐड करने वाली बात थी, तो हम दो
विषयों को इसमें जोड़ सकते हैं। एक तो योग चिकित्सा और एक पंचगव्य चिकित्सा, इसको हम एक बना के गो प्राण चिकित्सा के नाम से भी ले सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली, क्योंकि गो प्राण थेरेपी अभी पूरा फेमस हुई नहीं है, तो हम अलग अलग इन दो विषयों को जोड़ के और हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशनल साइंस है, हमारा साइंटिफिक ट्रेडिशन है ये। तो अगर हमारी पत्रिका इस दिशा में आगे बढ़ती है तो जैसा विपिन सर के मार्गदर्शन में हम प्रयास करेंगे कि इसमें हम हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो हम इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। यहाँ पर चूंकि हमने समय का उसी दृष्टि से हम आगे चल रहे हैं। तो इसके बाद अभी हमारे समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर सुमन आचार्य जी, और इसके अनंतर सद्यः डॉक्टर जयप्रकाश नारायण महोदय जी हैं। तो सुमन आचार्य जी पहुंच गए हैं घर पर, क्योंकि निरंतर मार्ग में थे। सुमन आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल अहं क्षमां याचे तत्र भवतः सर्वान् यदहं विलम्बेन तत्र आत्मानं योजितवान् इति कारणात्। अस्तु नाम। वस्तुस्तुतं सुरस्तोमैः अस्तु शस्तं मया स्तुतं मस्तु हस्तं प्रस्तुताय श्रुतिमस्तकविश्रुतम्। सदानंद जन्होर सरिज्जन्म लेभे, सदानंद जन्होर सरिज्जन्म लेभे, कुमाराग्रजेन प्ररूपं समाप्ता, कुमाराग्रजेन प्ररूपं समाप्ता, सखाभिश्च पुत्रैः सुखं वर्धिताया, सखाभिश्च पुत्रैः सुखं वर्धिताया, वयं सादरं तां नुमो जाह्नवीं मां, वयं सादरं तां नुमो जाह्नवीं मां। लक्ष्मी पद्मालयः पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मा इति, अतः नुमो जाह्नवीं मां लक्ष्मी स्वरूपां जाह्नवीं वयं नुमः। या सदानंद जन्हु महर्षेः जाता अतः जाह्नवी इति कथिता, विपिन कुमार महोदयेन योग्य रूपं प्राप्ता अग्रजेन, यतोहि सदानंद महोदयः यावत् तत्र पीछे जुड़ता है कंफर्टेबल, GABL, समझे? ये लास्ट। ये मध्य में कुछ समस्या आई है, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम लोग प्रतीक्षा करेंगे हम। कनेक्ट हो रहे हैं, एक मिनट। सॉरी
there was no battery, hence it got switched off. I had to switch it on again. Sorry, I apologize again. अतः तत्र सदानंद महोदयः यावत् प्रीतिं बिपिन महोदयाय दद्यात् तामेव प्रीतिम् अस्यै अपि प्रदत्तवान् तत्र भवान् इति कारणात् इयं बिपिन महोदयम् अग्रजरूपेण पश्यति इति कारणात् कुमाराग्रजेन प्ररूपं समाप्ता सखाभिश्च मित्रैः सखाभिश्च पुत्रैः सुखं वर्धिताय यथा तत्र पीयूषकान्त महोदयः रामसेवक झा महोदयः अन्ये ये तत्र पंडिताः सन्ति ते सर्वेपि मिलित्वा इमां वर्धितवन्तः अभिवर्धनम् अस्याः एतैर्जातमिति कारणात् सुखं वर्धिताय वयं सादरं तां नुमो जाह्नवीं माम्। इदानीं तत्र बिपिनकुमार महोदयः यथा जाह्नव्याः सरितश्च अस्याः गतिम् उद्दिश्य तथागत स्वरूपं च कथितवान् वर्तते। मदीया आलोचना एवं वर्तते यत् actually what I would like to say is the paper which is being submitted by many research scholars, I think if we take the ability of these papers or extend this to little higher level, I don't think Scopus or anything else will hesitate to elevate our Patrika to little higher extent. For that, what we have to do is, I could go through many research papers I have published in even SOS like London University and various other papers, where I see we have to elevate the Janhavi only by publishing some quality papers without any hesitation. Just because somebody has recommended, we don't need to do that. Yes, we are not doing it. I know that. But still, the quality of that could be gauged only by its presentation. Like the title, the keywords, we have to have exactly only these things should be there. If this is there, then your paper will be primarily accepted. Otherwise, not even primarily, it will be accepted. We have to be little strict in this. So I think like title, after that some keywords, then abstract should be there. Then background and rationale behind this research paper. And what is the research question? Not just because I mean translating some Hindi work or some other Kashmiri work or Tamil work or Kannada work, Telugu work or some other work into Sanskrit and presenting it as if I have done some new research. No, that is not research. We have only done translation. So we don't know. So for that, of course, we need to have some plagiarism checker. We were discussing, and I have my friend, Dr. Arjuna Kanginaya, who was trained by Dr. Amba Kulkarni in Hyderabad. Even Dr. Bipin Jha knows him. So he is working for Manipal Academy. And he, along with Amba Kulkarni, I think they are developing some software. And there are already available software for like CFP, plagiarism checker is there. Even for Sanskrit, CFP, plagiarism checker. And Urkunde, which has been provided by Inflibnet only to BHU, Banaras Hindu University. I think that also could be to some extent, not of course the full-fledged one. To some extent, even Urkund can be made use of. So these are all some of the plagiarism checkers which we have to use. But of course, in spite of that, there are many people who are just translating it and submitting it. I have seen some of our own papers. I think we have to raise the quality to little higher level. That is possible. I think this we have to keep it very much in mind. This is my kind suggestion to Dr. Bipin Kumar Jhaji. Do not hesitate to reject a paper and ask them to resubmit it. Reject in the sense not that we are not going to take that paper or personally try to gauge a person that he is going to do that all the time. No, this time his paper is not good, no problem. Let he or she resubmit it, like with title, keywords, abstract, background and rationale of the paper, research question. What is the research question? That's what the
in London University and various other Massachusetts University and all, they ask what is the research question you are posing because of which you are writing this research paper. Without any question in your mind, simply just because you wanted to publish a paper, no, that is not acceptable. You may say that it is just for my PhD or for my MPhil or something else. That will not be accepted universally. You have to say what is the research question which is posed to you, because of which you are able to draft some research paper. So for that research question, and there should be some research design and research methodology adopted. Only then the content should come out, which should reach the conclusion and pave way for further research. Research is not full stop, it is only comma. So therefore, further research at the end, any research paper should say that there is scope for some more research. What is that some more research? You have to, they have to mention it. So these are the things, if they are there, we have to, manakam bhavitavyam evam asmabhireva etat kartavyam bhavet. Yadi title asti va pratamam, point number 1 title, point number 2 keywords, point number 3 abstract, point number 4 background and rationale, point number 5 research question, point number 6 is objective, point number 7 is design and research methodology, point number 8 is context or content, and next is the conclusion. Next it should be bibliography. So this is what we have to set a trend by making a list of things. If that is there, it will be easy even for the reviewer to see that if these points are there, fine. Otherwise, it is rejected straight away. Please come back with these points. So therefore, if these are adopted, then definitely we can raise to the level of the international research journals. Otherwise, we are just publishing it. We have ISBN. We are even we may try for some maximum to what is it, our UGC care list. That's all. UGC care list should not be our objective. We should go beyond that, like Scopus, etc. should automatically recognize our Patrika. So that should be our objective. That should be our aim. So not just UGC care list. So I think if that is done, because in UGC care list, frankly speaking, I am not hesitant to say this. In UGC care list, there are some journals which are not at all publishing any research papers at all. For example, the Sahitya Academy paper, Pratibha or something is there, Sahitya Academy, that is only publishing children's stories. How can that come under care list? Who is actually deciding this, that this should be under the care list? So these are some of the, therefore for us, UGC care list is not the goal. So that is one of the goals, but that should not be the main agenda. That should not be the objective, because we have to raise above UGC care list. Only then I think we would be able to reach some higher level to the international level, like Scopus, etc. will definitely recognize us. This is one kind suggestion for which I think we all have to work together. Not just, some of you, I include myself, that I also need to contribute towards this. I need to spare some time. I need to work towards it, fine tune it, and present it in a better manner. Only then I think it would be, useful for Janhavi. One thing. Second thing, the topic should be very brief and concise. Do not give 1,000 words, one paper. One more paper is 1,500. Another paper is only 500. No, nothing doing. Like how earlier in UGC NET exam and all, they used to give 2 pages, means you have to write within those 2 pages only. One line you should not be able to write extra. So likewise, if we set number of words also should be set. This is my kind suggestion for Dr. Bipin Kumar ji and all other editors, editorial, that you have to set some words, like objective 200 words, research question 50 words, methodology 50 words, content should be 500 words, conclusion should be 200 words. So like this, if these things, if we set, even paper setting for us will be very easy. While publishing, setting the paper or page will be very easy. Page setting will be very easy for us, because these many words only will fit in. So maximum, if big words are used in Sanskrit, another 50 words or 20, 30 words only might be extra, that's it. So therefore, we have to think upon the number of words used within this article. And focus should be on the subject. Some people, they divert it to many, somewhere else they go, they start with Ramayana and end with Mahabharata. That should not be there.
So the focus should be on the particular subject taken, and the paper should be such that it should draw the attention of the readers. So not just, I mean, everybody should like it. There is something very great. I think he's going to tell something new. Let me read, let me read. So तथा जिज्ञासवः वयं यदि भवामः तादृशी यदि पत्रिका तत्र समागता चेत् तदा जिज्ञासवः स्वयमेव तां तत्र प्राप्तुम् इच्छन्ति, अभिप्सवः भवन्ति. अतः attention drawing is also an important point in to be looked upon in each and every paper. And next one is relevant illustrations. I don't find many of them now. I mean, like these what is it, like footnotes and endnotes. Footnotes and endnotes are there now. Mostly nobody is using footnote. It's old style. Now everybody use only endnote. So that endnote also should be there. So just like you publish one PhD thesis, even paper also should be published in the same manner. And numbering also should be there. Bullet points should be there. These are all very important. Tables and all should be there. And statements should be very clear. Don't try to show your pandityam. So kevalam panditya prakashanartham यदि पत्रं तत्र प्रकटीक्रियते चेत् तत् जिज्ञासूनां कृते न भवेत्. अन्येपि भट्टिकाव्यमिव इति मत्वा न पठेयुः. अतः अस्माकं पत्रं तथा भवितव्यं यथा सर्वेपि जिज्ञासवः तत् पठितुं जिज्ञासवो भवन्ति, इच्छुकाः भवन्ति. एवञ्च these are all the some of the things which we have to see in the content and in the paper. I think if these things are there, I think definitely. And about this, we are trying to develop one plagiarism checker. So let us see how it is going to help us in future. In association with Dr. Arjuna, I am trying to do that. Let us see what is to be done. And Bipin Kumar Jha, who is well versed in even computation linguistics, would be a better person to see how it could be developed in future. So these are the few observations of mine. I think if these things are said, because some of the points have been already told by many of our scholars like Ram Savik Jhaji and many others scholars here. So therefore, I don't want to repeat them. So these are 2-3 observations of mine. If these are taken care of, I think definitely then we will be able to scale to the greater heights. With these few words, संतो संतो महान्तः भवन्तः न हि कोकिलाः कूजन्ति इति काका मुखी भवेयुः इति कृत्वा मयापि किञ्चित् निवेदितं. सर्वम् अस्मद्गुरुवन्तर्गत भारतीयरमण मुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णाय अर्पितमस्तु. शयनी एकादशी अद्य वर्तते. सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च तत्र हार्दिक्य शुभकामनाः नमामि. धन्यवाद महोदय. आपने बहुत ही सूक्ष्मता से निरीक्षण करके जो 2-3 बिंदुओं को रखा यहाँ पर, उनके संदर्भ में हमने आपसे पहले भी चर्चा किया है और चर्चा हुई है, जो कि शब्द सीमा क्या रहे, इसके साथ साथ गुणवत्ता को निरंतर कैसे बढ़ाया जाए. क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रारंभ से प्रथम अंक से लेकर के 46वें अंक तक, तो आपको हर एक अंक में कुछ दिखेगा, हर एक अंक में कुछ परिष्कार दिखेगा, और वो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन से ही संभव होता है. तो अभी आपने जो कहा है, इसमें जहाँ तक शब्द सीमा की बात है, वह स्पष्ट रूप से दिया गया है, लेकिन मुझे ध्यान है आज भी, क्योंकि ये आरंभिक ही कुछ अंक में समझ आता है, क्योंकि एक आर्टिकल दिया गया और उसको मैंने HTML में कन्वर्ट किया, तो उसमें समझ में नहीं आया कितना पेज है. लेकिन मैं देखने लगा संपादन के क्रम में, प्रिंट लिया, पेज काउंट जब किया गया, तो देख रहा हूँ एक आर्टिकल जो है 79 पेज का था, और वो बहुत बड़े विद्वान का था. ऐसा नहीं कि कहीं से आया था जो अपरिचित थे. अंत में उनसे निवेदन करके उसको कम करना पड़ा. तो इस तरह के होते हैं, जो कि कुछ हमारी सीमाएं होती है, कुछ उनका पांडित्य होता है, ये सब लेकर के चलना पड़ता है. बहुत तरह की बातें में आई है, और बहुत बार तो इस तरह की भी है. आज प्रथम बार डॉक्टर सुमन दीक्षित जी हैं, जो कि निरंतर 2007 से इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, अब तो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, और आज तक इनसे मुलाकात नहीं हुई,
आज भी वीडियो ऑन करके बैठी हुई है ये, लेकिन निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा। और ये साक्षी रही है कि एक बार तो इस तरह का हुआ जो कि 2 प्रोफेसर्स का लेख रिजेक्ट किया। अभी चर्चा कर रहे थे जो कि हमें रिजेक्ट करने का भी सामर्थ्य रखना चाहिए, तो रिजेक्ट भी हुआ। और उसके बाद जो व्यापक समस्या, ये प्रथम सुमन जी जो हैं ये साक्षी रही है। तो कुल मिलाकर के इन सभी बिंदुओं पर हम ध्यान और भी देंगे और हम चर्चा कर किस तरह भी इसका और मार्ग प्रशस्त हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सभी मिलकर के ही कार्य कर सकते हैं। हम यहाँ पर यद्यपि साक्षात हम दिखते हैं, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैंने अभी तकनीक से संदर्भित जो व्यक्ति हैं उन लोगों की चर्चा नहीं की थी उस समय में। लिंगुआ मार्ट जो रहा है या से मैं ले रहा हूँ सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे हैं, या मनीष जो निरंतर टंकड़ कार्य आदि जो है सब वो देखते हैं, तो ये इन सबका सहयोग रहा है। वैसे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आज ही इसमें कुछ समस्या आई थी वेबसाइट में, मैंने तुरंत उनको फोन किया और कहा कि विदिन 10 मिनट्स आपका वेबसाइट ठीक से करने। तो थोड़ी बहुत समस्याएं चलती रहती है, आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है। अब हम कुछ क्षण के लिए हम आशीर्वचन चाहेंगे। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण महोदय हैं हम लोगों के साथ, और इसके बाद जो बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पर सरिता जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, सुमन दीक्षित जी हैं, इसके साथ साथ ये श्लेषा सचिन जी हैं, लखनऊ के हैं, तो अन्य सभी हैं। और यहाँ एक हमारे समक्ष गीता शुक्ला जी हैं। तो इन सभी का हम जो उनके विचार होंगे या कुछ वो मार्गदर्शन करना चाहें तो उनके लिए अवसर कल्पित किया जाएगा। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण महोदय। वंदे वाणी विनायको। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम में जुड़े हुए दीक्षित महोदय, विपिन जी, सुमन आचार्य जी, अनुजा, सरिता, सीता जुड़ी हुई है, जितने भी इस कार्यक्रम में आज जुड़े हुए हैं सभी का मैं नमस्कार करता हूं। और इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं विपिन झा जी को। मैं विपिन झा जी के साथ हिमाचल में था तो वहाँ काफ़ी दिन काम किए, तो जाह्नवी पत्रिका की बराबर चर्चा होती रहती थी। मुझे नहीं पता था उससे पहले कि ये जाह्नवी पत्रिका क्या है, नहीं है, और क्या निकल रहा है, ई जर्नल का क्या महत्व है। उससे पहले कुछ दिन जम्मू में मैं ई पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ था, लेकिन ई जर्नल के लिए मुझे पहली बार वहाँ सूचना मिली और विपिन जी की जो तल्लीनता देखा मैंने, मेहनत देखा और काम के जो उनके प्रगति देखा, तो बड़ी संतोष हुआ बहुत अधिक कि आपने इतना मेहनत करके एक विश्व पटल पर इस पत्रिका को ला दिया और आज संपूर्ण जगह जो है पत्रिका के क्षेत्र में यह अच्छा नाम है जाह्नवी पत्रिका का। मैं शुभकामना देता हूं और मैं बराबर कार्यक्रम में जुड़ा रहता हूं। देखता हूं कि जब भी आप कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से सूचना देते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि जुड़ा रहूं इसमें, और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कुछ देने के साथ साथ बहुत कुछ पाने को भी रहता है इसमें। जो हमारे सुमन आचार्य जी ने भी बताया और आचार्य पीयूषकांत दीक्षित जी ने भी बताया पत्रिका के लिए कि इसमें सुझाव कुछ आए हैं, तो मैं भी उसी में चाहता हूं कि उसी तरह के सहयोग से काम को करें और उनके जो सुझाव हैं उनको पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पत्रिकाएं क्या होती है कि उसमें लिमिटेशन नहीं रह जाता है तो दिक्कत होती है, या मुख्य बिंदु नहीं हो पाते हैं। जैसे बताया कि की नोट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंक्लूजन होने चाहिए, मुख्य बॉडी होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स में होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देकर ही शोध पत्रिका में आने चाहिए शोध पत्र में अगर हम कंक्लूजन के रूप में सभी बिंदुओं को देते हैं तो वह बड़ा प्रभावी होता है। चैप्टर लिखना अलग होता है, पुस्तक लिखना अलग होता है, लेकिन शोध पत्र लिखना एक कला है कि कम से कम शब्दों में, कम से कम पन्नों में हम अपनी बातों को, पूरी बातें जिस चीज जो टॉपिक लिए हैं उसके आधार पे मुख्य बिंदुओं को हम वहां पर रख दें। यह शोध पत्र के सबसे बड़ी विशेषता है। उसमें फुटनोट भी होने चाहिए, उसमें संदर्भ भी मूल रूप से होने चाहिए और जो मुख्य विषय हैं उनको स्पष्ट कर दिए जाने चाहिए। तो इस तरह से जो इसमें अभी सुझाव आए हैं
मैं भी स्वागत करता हूं और सुझाव देता हूं विपिन जी को कि आप उनका पालन करेंगे, इसको नोट भी करते जाएंगे। कई बार बात निकल जाती है दिमाग से, आप सुन लिए हैं, जान लिए हैं, लेकिन कई बार बात स्लिप कर जाती है, तो बाद में भी चाहे तो उनसे चर्चा कर लें, अदरवाइज अभी नोट कर सकते हैं तो उसको नोट जरूर कर लीजिए और इनका ध्यान रखिएगा। तो हम समझते हैं कि दिनों दिन यह पत्रिका और भी एक स्तरीय रूप में आगे बढ़ती जाएगी और हम लोगों की शुभकामना है। बहुत अधिक ना कहना है मुझे, क्योंकि यहाँ देखते हैं समय भी अधिक हो गया और भी लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और मुझे 2 शब्द कहने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं आप लोगों को कि यह पत्रिका और आगे बढ़े। जो भी इस टीम से जुड़े हुए हैं, मीनाक्षी जोशी जी बहुत अधिक मेहनत करती रही हैं इस पत्रिका के लिए शुरू से और बड़ी विदुषी हैं और बधाई भी देता हूं एक बार पुनः सामूहिक तौर पर कि वह अस्थायी रूप से अभी इलाहाबाद में नियुक्त हो गई हैं, तो इसके लिए बधाई भी देता हूं। हमारे यहाँ भी काम किए हैं, उनके परिश्रम को भी मैं जानता हूं। इस पत्रिका में वो कितने जुड़ी हुई हैं और पूरा सहयोग दे रही हैं। राम सेवक जी हैं, तो जितने भी आपकी टीम है बड़े कृत संकल्प हैं, बड़े उदार भाव से और परिश्रम पूर्वक काम करते हैं। तो आपके पूरे टीम को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और बड़े होने के नाते जो जूनियर इसमें जुड़े हैं उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि ये आगे बढ़ें और निश्चित रूप से पत्रिका को आगे ले जाएं। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिए गए उनको हम अक्षरशः ध्यान रखेंगे और हमने नोट कर लिया है उन बिंदुओं को जो हमें कहे गए थे, जिन बिंदुओं को उनको हमने ध्यान में रखा है और निरंतर और हम इन पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनमें से यदि मैं पूर्व से किसी से निवेदन नहीं किया था, क्योंकि यह एक सामान्य चर्चा के लिए रखा था, तो इसीलिए मैंने न तो किन्हीं को अलग से स्पेसिफिकली मैंने निवेदन किया बोलने के लिए पहले से, और न ही क्योंकि हम एक सामान्य रूप से केवल ये जानना चाह रहे हैं जिसमें क्या क्या कमियां हैं, ताकि हम अगला अंक जो अभी प्रकाशन के लिए जा रहे हैं उनमें उनका आत्मसात किया जा सके। क्योंकि अपलोड हम एक बार केवल करते हैं 3 महीने में, तो 3 महीने का जो भी फीडबैक है उनको लेकर के हम आगे बढ़ सकें। इसलिए हमने प्रतिनिधि रूप से जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनका हमने यहाँ पर लिया है और हमारे जितने भी सदस्य हैं अब उनका अवसर है उनमें से जो अपना मंतव्य रखना चाहें, जो भी उनको कुछ कमी लगी हो उनको प्रस्तुत कर सकते हैं और निसंकोच करें, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी विफलता नहीं देखते हैं। अगर आप हमारी कमी बताते हैं तो हम विफलता नहीं देखते हैं, तो हम उसको सुधार करते हैं। तो ये आप निसंकोच आप यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए यहाँ से हाँ, अतनु बंदोपाध्याय। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जिन लोगों का जर्नल पब्लिश होता है उन लोगों को एक ई सर्टिफिकेट अगर दिया जाए तो मेल के माध्यम से, जिन लोगों का पब्लिश होता है पब्लिश माने पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, उनको ई सर्टिफिकेट मिलता है तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाता है, वो बाद में काम आता है। नहीं तो वो रेफरेंस देना पड़ता है कि उस वेबसाइट में देखना है, मतलब जो। ठीक है, ये हम नोट कर लेते हैं और जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उनसे इसको कार्य रूप देने के लिए इसको चिन्हित किया जाता है। लेकिन अभी पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसको दोनों पक्ष, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने चर्चा किया था जो कि ई प्रभाग जो होता है और हार्ड कॉपी वाला प्रभाग जो होता है, उन दोनों का थोड़ा अलग ये हो जाता है। क्योंकि जब हम ई सर्टिफिकेट देते हैं तो उसका उपयोग किस तरह से, कहाँ पर, किस लिए लाभदायक हो सकता है और कहाँ पर समस्याएं हो सकती है, उन सबको भी हम देखेंगे और क्या होना चाहिए ये भी हम चिंतन करके किस रूप में दिया जाए ये आप लोगों के सभी के समक्ष हम रखते हैं। और आप लोगों का जिस तरह रहेगा मार्गदर्शन उसके अनुरूप रख लिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नहीं है इसमें।
लेकिन एक सहमति अगर बन जाती है तो इस तरह रखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। और किसी के धन्यवाद। हाँ विपिन जी, हाँ जी आचार्य है। हम्म, विपिन जी, मेरा एक निवेदन है। Actually, I don't know whether this point should be there. It is there or not already. It might be there. That they sign, I think, sign or they accept that the SOS, right? That this paper is not going to be published anywhere, or and if at all still the same paper is being published elsewhere or something, we may have to, I think, give a warning to them that, because some papers, if they are found same thing only with the title change or somewhere else, so that is and of course the one who is author, he is only he or she is responsible for that, but still the quality of our paper or the what do you say, like the reputation of our patrika will come down if such things are happening. So I think generally we have to add one point saying that this will not be published. If so, the paper will be taken away from Janhavi also, and future there would not be any such opportunity given to that author. ऐसे बोल के हमें एक पॉइंट शायद हमें प्रस्तुत करना होगा जो अंडरटेकिंग कर रहे हैं ना उनको, तो ये होता है तो थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा स्पष्ट रूप से होता है। हाँ, ये भी बिंदु हम नोट कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने अंडरटेकिंग तो रखा है, लेकिन ये बिंदु जो इसको जानवी वेबसाइट से हम इसको एक्सक्लूड करेंगे इस तरह का, क्योंकि इस तरह के केस आए हैं, हमने इसको आइडेंटिफाई भी किया है और उनको वार्निंग भी दी गई है, दी गई थी उनको जिनका आया हुआ था। तो हालांकि उनका एक्सक्यूज अलग था, जो कि हम आपके यहाँ 3 मिनट इंतजार किए, उसके बाद हमने ये किया। तो दोनों जगह हमने कम्युनिकेट किया, जहां से प्रकाशित उनका दूसरा हुआ था और यहाँ से, तो ये भी हुआ है, तो इसको हम गंभीरता से लेते हैं, इसको रखते हैं। मैंने देखा हूँ बड़े बड़े विद्वान लोग ही ऐसे किए, 3-4 पत्रिकाओं में से पेपर दिए हैं। हम हमारे ये जो ऑथर्स है उनको मन में रख के मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहीं और बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो एक ही अपने ही पत्र को 3-4 पत्रिकाओं में दे के पब्लिश करवाया है, पर एक्चुअली ये भी इट्स अ काइंड ऑफ प्लेगरिज्म, so therefore this should not be accepted, hence we have to give in the undertaking itself. If so, Janhavi has all right to take that off and notify in the website that these are all the malpractice papers, so that we will also notify that, and so that in future they will not do that in future. I mean, yes, we need to this line, because we have not added this line yet. ये थोड़ा we are taking undertaking form, but that is not sufficient regarding this one. Correct. Yeah, because title सिर्फ टाइटल चेंज कर देते या 1-2 पैरा चेंज करते, उसी को कहीं और छपा देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें अवकाश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पत्रिका का रेपुटेशन जो है वो नीचे चले, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनका पत्र प्रकट हो या ना हो, हमें उनसे कोई ये नहीं है, पर हमारे पत्रिका का जो मौल्य है वो मौल्य बहुत अच्छा। मैं इन लोगों को नोट करके फिर हम फ्रेश 1 मिनट जो तैयार करते हैं उसमें इन सबको इंक्लूड कर ले रहे हैं। सरिता जी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ, सभी वरिष्ठ जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, अभी पूरी चर्चा का विषय देखते हुए एक विषय मेरे मन में आ रहा है कि जैसे भी शोध पत्र हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर रिसर्च से संबंधित ही आते हैं, कि जो विद्यार्थी लोग देते हैं अपने थीसिस से रिलेटिव, इस तरीके के ही सारे पत्र आते हैं। क्या ऐसे शोध पत्रों को भी स्वीकार किया जा सकता है जो संस्कृत से भिन्न विषय वाले लोग भी उसको पढ़ने के लिए हमारे पाठक बन सकें? इस तरीके के अगर विषय का भी अगर चयन किया जाए, या उसको जोड़ते हुए अन्य विषयों से, केवल संस्कृत को ही नहीं उनसे भिन्न करते हुए भी ऐसे विषयों का भी अगर चयन किया जाए शोध पत्रों के द्वारा, ये मतलब एक। हाँ, सरिता जी ने बहुत अच्छा
बिंदु रखा है और ये हम लोगों ने ध्यान में रख करके इसको प्रस्तुत भी किया था, क्योंकि जब इसका कंटेंट देखेंगे जो कि हम विषय वस्तु क्या होना चाहिए कि या तो संस्कृत में लिखा हुआ हो या संस्कृत वांग्मय से संदर्भित हो, ये दोनों ही बातें हैं। तो एक इसमें ये है कि अगर कोई लिख रहा है और अगर माध्यम संस्कृत है तो भी हम उसको स्वीकार करते हैं, यद्यपि संस्कृति पत्र है, लेकिन विषय वस्तु मान लीजिए कोई केमिस्ट्री का कुछ विषय वस्तु लिख रहा है, लेकिन अगर वो माध्यम संस्कृत है और संस्कृत से उसकी संबद्धता कहीं न कहीं संस्कृत में जुड़ता है, तो हमें स्वीकार करने में समस्या नहीं होती है। ठीक, अगर संस्कृत विषय वस्तु का है तो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी किसी में भी हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर अन्य से संबद्ध जो है वो अनिवार्य रूप से संस्कृत में ही होना चाहिए। हाँ, ये विषय की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि संस्कृत या संस्कृत से संबद्ध, ये मूल रूप से है। और हमारे समक्ष गीता शुक्ला महोदय हैं। ये समीक्षण कार्य में, संपादन कार्य में और इसके साथ साथ इनका जो लेख आते हैं, बहुत ही महनीय योगदान देती रही हैं। ये आज से नहीं, बहुत पहले से देती रही हैं, लेकिन इस बीच में अधिक सक्रिय है। तो इनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव, जिसमें कि हमें कुछ इनपुट मिल सके, हमें कुछ सुधार का अवसर मिल सके, इस तरह आप 2 मिनट में हमें आशीर्वचन करेंगे। धन्यवाद। अभी ये ध्वनि नहीं आ रही है स्पष्ट रूप से। ये ईयरफोन नहीं तो आप हटा लीजिए, तो हो सकता है काम करे। हाँ, अब लग रहा है ठीक है। अब आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो मैं जाह्नवी पत्रिका का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पूरी टीम की बहुत सराहना, बहुत साधुवाद करती हूँ। और जाह्नवी पत्रिका के संरक्षक आचार्य सदानंद जी को सादर प्रणाम करती हूँ। उसके बाद में मैं जो बात रखना चाहती हूँ वो ये है कि अभी कुछ दिन पूर्व क्या हुआ कि मैंने इसकी वेबसाइट पर विजिट करके और इसका आरंभ से, यानी पहला जो इसका वॉल्यूम जनवरी 2010 में प्रकाशित हुआ था, वहां से लेकर यूं ही जाने क्यों मुझे नहीं पता था कि आगे कोई चर्चा सत्र भी आरंभ होने वाले, कोई चर्चा सत्र भी होने वाला है, ऐसी कोई संगोष्ठी। तो मैंने इसको पूरा जिज्ञासा से मैंने नोट किया और पहले अंक से लेकर के और 45-46 अंक तक मैंने पूरा उसका वो किया, जिसमें मैं जो जुड़ी हूँ सारस्वत निकेतनम के नाम से। तो पहले वो कंप्यूटर का डेस्कटॉप हुआ करता था। मुझे आज भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जब भी अभी कभी आप रिव्यू के लिए भी भेजते हैं। मैं जितना चाहती हूँ उतना योगदान जाह्नवी को नहीं कर पा रही हूँ, ये आज भी सच है। और मुझे खेद है कि मैं एक भी लोकार्पण अपने यहाँ नहीं करा पाई हूँ, पर संस्था की अपनी कुछ व्यस्तताएं, व्यवस्थाएं और वो होती है, तो इसलिए जो है उसके लिए मुझे खेद है। जब तक मैं नहीं करा पाऊंगी तब तक रहेगा। खैर, तो इसमें जो कुछ अंक है बहुत ही संग्रहणीय है और पठनीय है। जैसे कि एक तो 45-46 अंक मेरे पास जो मतलब रिकॉर्ड है वो 45-46 तक का है, और इसका जो है एक कुछ अंक और है जो बहुत मतलब पठनीय और संग्रहणीय है। तो एक तो मेरा सुझाव, और कुछ अंक खुले नहीं है, जैसे 18वें अंक की कुछ चीजें नहीं खुली है, और ये अपना 39-40 जो अंक है इसकी कुछ चीजें नहीं खुली, और 34-35 अंक नहीं खुला हुआ है। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो सुझाव के रूप में अगर बात है तो एक चीज ये देखने में आई है कि एक ही लेख जो है 2 अंकों में छप गया है,
तो मुझे मेरा दिखा, इसलिए हो सकता है और लोगों का भी हो कि 17वें अंक में भी छपा है, 29वें अंक में भी छपा है और एक अन्य अंक में भी छपा है। अभी हमारे एक माने इसमें विद्वान की बात आई थी कि एक लेख को जो है कई पत्रिकाओं में लोग दे देते हैं, तो इसके पीछे कभी मुझसे किसी विद्वान ने ही एक बात कही थी कि मैंने कहा कि एक पत्रिका में छप चुका है, वो खाली साधारण लेख की बात थी, तो उन्होंने कहा उसके पाठक कुछ और है, क्योंकि वो जयपुर की पत्रिका थी और एक हमारे उत्तर प्रदेश की थी, तो कहा उसके पाठक कुछ और है, इसलिए आप भेज दीजिए। तो इसलिए मेरे भी साथ ऐसा हो गया है कि, और कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे हमने लेख भेज दिया, अभी मुझे नहीं पता छपा कि नहीं छपा, उसी बीच कहीं और मांगा गया, भेज दिया, फिर क्या हुआ कि उधर भी छप गया, उधर भी छप गया। तो अब आगे इस बात का ध्यान रखूंगी कि जो लेख एक जगह भेजूंगी वो जब तक कि उसका कंफर्मेशन ना हो तब तक दूसरी जगह ना भेजा जाए। और जो अभी शुल्क की बात हो रही थी, तो वो जो मैंने सदस्यता शुल्क है वो वास्तव में बहुत कम है। मुझे एपीआई की भी आवश्यकता अब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सक्षम हैं कि हम संस्कृत के लिए, संस्कृत के पत्रिका के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विकास के लिए कुछ करने में सक्षम है। तो मुझे नहीं कुछ समझ में आया तो सदस्यता ही माध्यम मुझे लगा इसका। तो हम लोग ये चाहेंगे कि इसको आप मैंने आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा, जब लोग 1500 रुपए दे करके छपाते हैं लेख, तो वो लोग छपाते हैं जिनको एपीआई चाहिए होता है या जिनके 2 पेपर पब्लिश होने के लिए होता है, पर आप कुछ इसका शुल्क बढ़ा सकते हैं, ये मतलब मेरा भी ऐसा सुझाव है, और उसको हम कहीं आगे लगा सकते हैं। और अगला अंक जो आपका अभी मेरे हिसाब से जो अगला अंक आ रहा होगा वो 47वां 48वां होगा। बीच में मैं कुछ समय नहीं जुड़ पाई अपनी पारिवारिक परिस्थितियों वश, तो 47वां 48वां होना चाहिए। और जो इसका स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली अंक जो होगा, उसके लिए अभी केवल इतनी चर्चा से काम नहीं चलेगा, उसके लिए अभी हम लोगों को और योजनाएं बना करके और उस बेहतर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना होगा। मैं जानवी पत्रिका को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और इसके निरंतर विकास के लिए ये जानवी सतत प्रवाहित होती रहे, विकसित होती रहे, पुष्पित पल्लवित होती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। आपने कम समय में, क्योंकि मैं समय का अतिक्रमण कर रहा था, तो और आपको अंतिम में ही मैंने देखा, तो उसमें ही आपका नाम मैंने प्रस्तुत किया, लेकिन आपने समय सीमा में ही चर्चा को, महत्वपूर्ण विषयों को इंगित के आपने बताया, और मैं इस पर ध्यान दूंगा। जिन जिन बिंदुओं को आपने कहा, आपसे मैं व्यक्तिगत अभी चर्चा करूंगा, जो कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं, तो वो तकनीकी समस्या है या इस तरह का कुछ हुआ है, तो उसको हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं समस्या है तकनीकी दृष्टि से। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस चर्चा सत्र में जितने व्यक्ति जो प्रस्तुत हैं, जो जा चुके हैं कि समय सीमा अतिक्रमण कर रहे हैं हम लोग, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और एक मैं चाहता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं जो अभी जान ही रहे हैं जो कि ये पत्रिका किस तरह है, क्या है, इनके लिए जुड़े हैं, तो वो उन सब के लिए मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं, आपका सहयोग हम अवश्य लेंगे, क्योंकि सब मिल करके ही हम कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आप लोगों से हम चर्चा करेंगे, और जिस तरह भी आपका सहयोग होगा हम अवश्य लेंगे। और जहां तक सब्सक्रिप्शन वगैरह की बात है, तो वह हम जितना मिनिमम रहे, हमारा यही रहेगा, जो कि वह केवल नाम मात्र का रहना चाहिए, क्योंकि केवल धन के लिए ये पत्रिका नहीं प्रारंभ हुई और आगे चलेगी। और यहाँ पर और भी बहुत सारे हमारे अग्रज तुल्य हैं, डॉक्टर त्रिलोक झा जी हैं, और बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए थे। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि 2 घंटे तक जुड़े रहे। और यहाँ पर जो हमारे मार्गदर्शन के लिए जितने भी वरिष्ठ जन उपस्थित रहे, वो समीक्षकों में मुख्य हमारे मार्गदर्शन करने वाले प्रोफेसर पीयूषकांत दीक्षित महोदय हों, या फिर विद्वान सुमन केएस हों, या सुमन दीक्षित जी हों, या जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, जितने भी रहे हैं, उन सभी का मैं साकल्येन एकतंत्रेण मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और इसके साथ साथ
चर्चा जो है वह 3 महीने पर हम रखेंगे, जो 3 महीने पर कम से कम चर्चा हो, ताकि इन्होंने जो कहा यह 50वें अंक तक जाते जाते एक विशेष चर्चा हो जाए, ताकि बेहतर तरीके से हम उपस्थापन कर सकें इसको विश्व पटल पर। तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो सभी का एक तंत्रेण हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सभा को हम समाप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं और परंपरा अनुसार शांति मंत्र के साथ सभा का समापन करते हैं, यदि हम 2 मिनट विलंब हो चुके हैं हम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभा को यहीं पर हम समापन करते हैं।